अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला हेयर। भाई हमें खुशी ये है कि इस महीने एट व्हाट डेट एक्चुअली, एनीवे विल कम टू दैट लेटर, लेकिन फाइनली पीएसएल स्टार्ट हो जाएगा। और आपको पता है ना, जब पाकिस्तान सुपर लीग स्टार्ट होता है तो वो एक महीना 13 फरवरी लोगों को 13 फेब। मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्हें इन दिस डे एंड एज भी वैलेंटाइंस डे का इंतजार है। कल मैं उनसे बहस करता रहा कि इट इज अ वेरी आउटडेटेड थिंग। 14 फरवरी को होता है ना, आई नो, लेकिन उससे पहले पीएसएल स्टार्ट हो रहा है ना, सुनती तो जाए। तो मैंने उन्हें कहा कि भाई पहले हमें बसंत का इंतजार होता था, फरवरी का महीना शुरू होते ही, जैसे हमने फरिया परवेज का कल गाना सुना और उसके बाद मैं सारा दिन सुनता रहा। उसके बाद एक दौर आया था जब एक्चुअली वैलेंटाइंस डे का लोगों को इंतजार होता था। और अब अगर किसी चीज का इंतजार होता है इस सीजन में, जनवरी फरवरी बहार के मौसम में, तो वो होती है हमारी अपनी पाकिस्तान सुपर लीग। तो दैट इज समथिंग। नाउ आई कैन कंटिन्यू कि वो जब चल रहा होता है तो वो जो एक महीना लिटरली बाकी सब कुछ खैर खैरियत से रहे और इंशाल्लाह सब अच्छा जाए, लेकिन वो महीना डिवोट हो जाता है पीएसएल को। और इतनी एक फेस्टिव किस्म की एक एक्साइटमेंट होती है, सारे उन्हें अपनी अपनी टीम्स जो हैं वो पिक की होती हैं। देयर इज़ ऑलवेज यू नो एन अपसेट और अनदर गोइंग ऑन। तो बड़ा हैपनिंग किस्म का वो मंथ गुजरता है और हमने पिछले कई सालों से देखा है, क्योंकि फेब में होता है तो इट्स द स्टार्ट ऑफ द ईयर जो बड़ा हमारे वजीर खेल पंजाब भी इस वक्त इस दफा पीएसएल में एक्शन में नजर आएंगे। ऐसे ही कह रहे हैं? नहीं सही कह रहा हूँ मैं। वहाब रियाज की बात हो रही है। वहाब रियाज की बात भूल जाते हैं ना भाई, क्या इंटरिम सेटअप में आपको पता है ना कि वहाब रियाज इज द स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ पंजाब। So, जरा उनकी भी दिल लगी चल रही थी बाबर आजम और दीगर लोगों के साथ। वो कह रहे थे कि इस दफा जरा कड़ी नजर रखनी पड़ेगी। अच्छा, आज बाय द वे शाहीन शाह अफरीदी का भी निकाह है। So today the whole family they have all reached कराची और कराची में आज निकाह होगा। और आपको पता है कि मतलब इंतजार भी चल रहा है, बातें भी हो रही हैं, धूमें भी हैं। इट्स अ बिग वेडिंग। वेडिंग होगी या निकाह है? मेरा ख्याल है अभी तक तो ये इत्तलात हैं, बाकी जैसे ही तफसील सामने आएगी हम आपको बता देंगे। बट यस, शाहिद खान आफरीदी की साहबजादी और शाहीन आफरीदी जो है रिश्ता अज़दवाज में आज मुंसलिक होने जा रहे हैं। Abdullah, why do you make it so heavy? I make it just like a wedding card उर्दू में जो होता है। अच्छा, शादाब खान की भी आपको पता है कि इसके अलावा के तो और भी बड़े मज़मून मेरे जहन में आ रहे हैं। नहीं प्लीज डोंट, लेट्स नॉट। तो शादाब खान की भी आपको पता है कि शादी है और ये है सकलैन मुश्ताक की बेटी के साथ। और कुछ दिन पहले आपको पता ही है निकाह तो हो चुका है। उसकी जब न्यूज़ वायरल हुई थी, जब पता चला था तो हैरानगी भी हुई, बिकॉज अदरवाइज हमारे क्रिकेटर्स नाउ दीज डेज दे आर गेटिंग मैरिड, इट्स अ बिग वेडिंग और बहुत तस्वीरें होती हैं और बड़ी प्रॉपर एक जैसे पाकिस्तानी एक शादी होती है जिसमें इंस्टाग्राम। शान की शादी हुई थी ना? किसकी? शान की। एग्जैक्टली हाँ, सो वो बड़ी धूमधाम से। हाँ, शान मसूद तो ये जरा रादर उससे जरा क्वाइटर वे में अंदाज में है। और शायद आपका खुद भी कहना था कि वी आर वेरी प्राइवेट पीपल और इसको इसी तरह रखें, लेकिन ऑफ कोर्स हमने तो आपको बताना होता है, चॉइस का एहतराम करना चाहिए। और शादाब दैट वे आई गेस लेट्स सी कि कितनी तस्वीरें आती हैं शाहीन और इंशा के निकाह की। सो वो भी अगर सामने आई तो हम आपसे सर्टनली शेयर करेंगे। अच्छा जी, पीएसएल के बारे में ऑलरेडी तैयारी होना शुरू हो गई है, बातें होना शुरू हो गई हैं, डिस्कशंस में आना शुरू हो गए मामलात। We really like it this way. It's so fun. I mean, it's so different from, आपको पता ही है ना बाकी मुल्क में माशाल्लाह क्या हो रहा है, कोई अच्छी खबर नहीं मिलती ढूंढ के भी। So hence हम और ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि this we'll have things to talk about. थोड़ी देर के लिए हमें डाइवर्जन मिल जाती है अपने जो मौजूदा मसाइल जो अब हम परमानेंटली हमारी ज़िंदगी में हमारे साथ चिपक गए हैं। लेकिन कमिंग बैक टू व्हाट इज़ गोइंग अराउंड अस, मुल्क मौशी बदहाली और सियासी अफरा तफरी का बदस्तूर शिकार है। महंगाई का भूत तो अब ऐसे पहले आंखें दिखाता था, अब तो सर पे सवार हो गया है। दहशत गर्दों की अलगार है, मगर हुकूमत सियासी मुखालिफिन की पकड़ धकड़ में लगी हुई है। फवाद चौधरी के बाद शेख रशीद धर लिए गए, पुरानी फिल्म चल रही है, बस ऐसा लगता है कि किरदार बदल गए हैं। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो भी इमरान खान बनने पर तुले हैं। मे बी 4 साल तक खान साहब का बड़ा मसला यही रहा कि उन्हें ऑपोजिशन जहर लगती थी। कल राना साहब से भी शाम में मैं गुफ्तगू सुन रहा था, उन्हें ऑपोजिशन जहर लगती है और शायद लगती रहेगी और probably he would never come to terms with it। जिसमें कोई ऐसी बुराई भी नहीं है, जो चीज़ नहीं अच्छी लगती, लेकिन 100% कंसंट्रेशन उसी चीज़ को ही देते रहना जब आपकी 100 और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम इज। खैर, मैं जब खुद DGI बना तो मेरे से पूछा गया कि पाकिस्तान का नंबर 1 मसला क्या है,
तो मैंने कहा सर मेरी नज़र में ये हमारे मुआशी मसाइल हैं। बहरहाल जिन्होंने सवाल पूछा वो मेरी राय से मुत्तफिक नहीं हुए। उनकी नज़र में हिज़्ब इख्तिलाफ पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला था। सो हिज़्ब इख्तिलाफ किसी भी जमहूरियत का मसला नहीं होती है, हिज़्ब इख्तिलाफ किसी भी जमहूरियत का हुस्न होती है और इसी से सिस्टम चलता है। अदरवाइज तो फिर मोनार्की ले आए, अथॉरिटेटिव रजीम ले आए, बादशाहत आ जाए, कुछ भी आ जाए ना, फिर तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर तो यही माइंड सेट है कि मैं बादशाह हूँ और बाकी सारे मेरे प्यादे और वज़ीर। अगर हिज़्ब इख्तिलाफ ही आप सीन से ख़त्म करना चाहते हैं तो। अच्छा, सियासी गिरफ्तारियों की भी अगर हम बात कर लें तो सियासी गिरफ्तारियों पे कल तक जो जवाब फवाद चौधरी और शेख रशीद दिया करते थे, आज मरीम नवाज दे रही हैं। ये भी देख लें। जो इंतकाम का रोना रोने वाले हैं ना, मैं उनको ये बता दूं कि आपको तो अभी तक किसी ने उंगली नहीं लगाई। आप इंतकाम का दावा नहीं कर सकते, आपके साथ किसी ने इंतकाम नहीं। आप पहले तो हमें तो कहा जाता है ना कि 8 महीने की हुकूमत है, ये हुकूमत 28 नवंबर के बाद शुरू हुई है। हमारी हुकूमत 28 नवंबर के बाद शुरू हुई, उससे पहले लाडली के सरपरस्त मौजूद थे। अच्छा जी, फवाद चौधरी रिहाई के बाद सामने आए तो उन्होंने भी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। सुबह उठे तो पता चला कि इन्होंने शेख रशीद साहब के ऊपर केस बना दिया है। खैबर पख्तूनख्वा की बेटी शंदाना गुलजार के ऊपर गद्दारी का मुकदमा कर दिया गया। पाकिस्तान की जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, उसकी कमर टूट गई है। वो इस वक्त गुर्बत की चक्की में पिस गया। अब जब इस कदर सूरत हाल आपकी गंभीर है तो बजाय इसके कि आप पॉलिटिकल फोर्सेस इदारे बैठें और कुछ सोल्यूशन की तरफ जाएं, आपने गिरफ्तारियां शुरू कर दी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उसूली तौर पर बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन यही बात तो साहिब पहले भी लोग कहा करते थे और तब आप ही लोग उन लोगों का मजाक उड़ाते थे जो ये बात किया करते थे या जो लोग उस वक्त ज़ेरे अताब होते थे। तब आप ही लोग उनकी तस्वीरें जारी करवाते थे, तब आप ही लोग करवाते थे कि कानून, कहते थे कि कानून तो अपना रास्ता बनाएगा। अब आपने कोई बात की, उसके रेपरकशंस आपको भुगतना पड़े हैं, तो अब ये सारी बातें आपको याद आ गई हैं। अच्छा, बड़ा ही विशियस सर्कल वाला है, कोई चीज़ नई नहीं होती। यू हर्ड इट बिफोर। वही मुड़ मुड़ के वही बातें हो रही हैं। जैसे कि आपको बताएं कि नवाज शरीफ के पिछले दौर में ऐसी गिरफ्तारियों से परहेज़ किया गया। पीपल्स पार्टी तो फ़ख्र से कहती थी कि उनके दौर में एक भी सियासी कैदी नहीं था, मगर आज सईद गनी भी शहबाज गिल के लहजे में बोल रहे हैं। शेख रशीद, जिसको ये आमतौर पे पिंडी का शैतान कहते हैं, नाला लई, हाँ, ये शायद उसी की कहीं की पैदावार है। वो भी एक बदकिरदार आदमी है, गिरफ्तार हुआ है तो उसकी अब लैंग्वेज देखेंगे वो क्या है। भाई अगर तुम ये समझते हो कि तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है तो अदालतें जितनी जल्दी रिलीफ पीटीआई के लोगों को दे रही है तो आपको तो परेशानी नहीं होना चाहिए। आप जाएंगे एक आध दिन में आपकी जमानत हो जाएगी, भले आपके पास से गैर कानूनी जो है वो असला निकले, आपके पास से शराब निकले, आपके पास से जो चीज निकले, कोई बात नहीं, आपको जमानत मिल जाएगी। आप इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के खानदानों को धमकियां दें, उनको जान से मारने की धमकियां दें, आपको जमानत मिल जाएगी, कोई मसला नहीं। तो आपको फिक्रमंद नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कानून के मुताबिक कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। शेख रशीद ने गिरफ्तार होने के बाद जो मजीद बकवास की है, उस बकवास के ऊपर भी कार्रवाई बनती है। तो मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल कानून के मुताबिक उसकी गिरफ्तारी हुई है। मैं तो ये कहूंगा कि शेख रशीद के और भी जो करतूत और धंधे हैं उस पर भी इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वैसे मेरा ख्याल है कि सईद गनी को शहबाज गिल से कंपेयर करना ज़रा अनजस्ट था, लेकिन एक्चुअली वो जो गालम गलोच शेख रशीद कर रहे थे पकड़े जाने के वक्त, वो एक अलहदा थी, और उसके अलावा वो अस्पताल पहुंचकर जो गुफ्तगू कर रहे थे वो भी इंतहाई शर्मनाक थी। अच्छा, I missed that part. हाँ, वो मैं आपको यहाँ नहीं बता सकता, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। No wonder हाँ, मैंने ये वाला ये सीन। वो भी माशाल्लाह चीप होने में आपको पता ही है, कोई कसर कहाँ उठा रखते हैं फिर जब होना हो तो। ये तमाम गिरफ्तारियां आपके सामने हैं और सर्टनली इस तासुर यही आता है कि ये सियासी गिरफ्तारियां हैं, लेकिन यही सब कुछ पहले भी हुआ करता था। जस्ट से कल मैंने एक क्लिप देखा जो बड़ा वायरल भी हो रहा था सोशल मीडिया पे, जिसमें फवाद चौधरी जो थे आप दीदा हो गए थे और एक शो पे उनसे सवाल किया जा रहा था अबाउट हाउ ही फेल्ट एंड ऑब्वियसली मिसिंग हिज फैमिली, और एक अनसर्टेन सिचुएशन होती है। अब चाहे आप जो भी सोच लें इनके बारे में, आप यू लाइक हिम, यू डोंट, व्हाटएवर हिज पॉलिसीज आर, योर डिज़ायर्स आर, लेकिन वो जो एक सिचुएशन थी
और वो एक शख्स का टूट के एकदम से कंट्रोल ना कर पाना और आंसू भी निकल आए, दैट हर्ट मी। और दैट हर्ट मी इसलिए बिकॉज ये एक अगेन एक विशियस सर्कल है, हम देखते आ रहे हैं कि होता चला जा रहा है। इट इज़ इंडीड हार्ट ब्रेकिंग, और किसी के भी इस तरह का वक्त आए तो उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। लेकिन ये तन्हाई जो है, जो मुश्किल वक्त तन्हाई में गुजारा, ये गालिबन 6-7 दिन ही फवाद साहब को गुजारने पड़े। और अच्छी बात है कि अदालत ने ये मामला टेकअप किया और उनको रिलीफ मिल गया। लेकिन फवाद साहब जब खुद बरसर इख्तिदार थे तो इनके सियासी मुखालिफिन महीनों सालों अंदर रहते थे। ट्रू। उनके बेंचेस टूट जाते थे, कोई उनका केस सुनता नहीं था। तो फवाद साहब तब प्रेस कॉन्फ्रेंस से करते थे और कहते थे कि कानून अपना रास्ता बना रहा है। और इनके सोशल मीडिया हैंडल्स और वो फुल टॉस वगैरह 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 उनके घर वालों, उनकी फैमिलीज़, उनसे जुड़े लोगों का और इनकी सोशल मीडिया टीम उनको ट्रोल करती थी। तो फवाद साहब, आपके साथ हमारी सारी हमदर्दियाँ हैं। अल्लाह ताला आपकी बच्चियों को हमेशा अपनी हिफाजत में रखे, आप अपने बच्चों के सर पे सलामत रहें। लेकिन थोड़ा सा रेट्रोस्पेक्ट, थोड़ा सा आप अपने अंदर भी तो झांक के देखें कि आपने क्या तरीक़े और तौर अपनाए हैं अपने मुखालिफिन के साथ। चाहे वो आहद चीमा हो हुमा, चाहे वो ख्वाजा साद रफ़ीक हो, चाहे शाहिद खाकान हो, चाहे मीर शकील हो, चाहे हमजा शहबाज हो, चाहे फरियाल तालपुर हो, चाहे आहद चीमा, मतलब वो लिस्ट इज लॉन्ग। सालों महीनों की बात हो रही है। आप 6 दिन में टूट गए और आपको तन्हाई महसूस होना शुरू हो गई। अच्छा, ओके, वील स्टॉप देयर। आई थिंक एवरीबॉडी गेट्स द वेरी हार्ट ब्रेकिंग, और किसी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये आप देखें ना कि इंसानी दिल है, मतलब इनको भी इस तरह देख के 100 आपके एतराज़ात हों और डिफरेंसेस हों, लेकिन एक सिंपैथी तो डेफिनेटली हो। नोबडी शुड गो थ्रू एनीथिंग लाइक दैट। हैविंग सेड दैट, यू आर वेरी राइट, इंट्रोस्पेक्शन का भी टाइम है, क्योंकि इट्स फ्रेश इन एवरीबडीज़ माइंड्स के आपके क्या तासुरात होते हैं व्हेन अदर्स आर गोइंग थ्रू। और इसी तरह, इसीलिए जब ऐसी सिचुएशन में किसी को देखा जाए ना, तो सिंपैथी के साथ साथ वो वक्त भी याद आना स्टार्ट हो जाता है कि भाई इस बंदे ने और क्या क्या कहा था, तो सिंपैथी भी ज़रा लूक वार्म हो जाती है। ऑल्दो किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, आपके साथ भी नहीं और किसी और मुझे के साथ बड़ा भी दुख हुआ आपके सर्टनली जज्बात, यू नो, आई कुड फील इट बीइंग द फादर ऑफ अ डॉटर एज वेल। बच्चियाँ तो आपको पता ही है बापों से कितनी अटैच होती हैं, लेकिन आप सहाफ़ियों की गिरफ्तारी, उनकी गुमशुदगी, उनको गायब करने के हक़ में होते थे। आप पीका जैसे ऑर्डिनेंसेस की यहाँ पर ढिठाई के साथ, माजरत के साथ मैं इस मौके पे ये ढिठाई के साथ उसकी तारीफ़ करते थे, उसको डिफेंड करते थे, कहते थे कि ऐसा ही होना चाहिए। सर, हम तब भी यही कहते थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और हम आज भी यही कह रहे हैं कि आपके साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए है। और फ्यूचर में भी हम हुकूमत को भी आड़े हाथों लेते हैं, जो मौजूदा हुकूमत है, और उनसे सवाल करते हैं कि ये क्या चल रहा है। और अगर आप याद दिला ही रहे हैं अब्दुल्ला, तो फवाद चौधरी साहब, इतनी पुरानी बात नहीं, आपको याद होगा पीका ऑर्डिनेंस के तहत आप तो किसी चार्ज के बगैर 6 महीने तक गिरफ्तारी के लिए आप तैयार, मतलब आप समझते थे और आप कहते भी थे दिस इज द राइट थिंग, कि इसी तरह ही होना चाहिए, नो चार्ज एट ऑल, लेकिन उठा लो। एंड आई स्टिल रिमेंबर योर लाइन के अच्छा प्रूफ नहीं हो सका तो क्या हुआ, 6 महीने बाद बाहर आ जाएंगे। ये 6 दिन में आपकी हालत हुई है, ये 6 दिन में आपकी हालत हुई है। माजरत के साथ आपकी हालत तो पतली हो गई 6 दिन में, ठीक है। आप दूसरों को 6 महीने तक बगैर किसी चार्ज के अंदर रखने के एडवोकेट बने हुए थे। शर्म आनी चाहिए। अब ठीक है, ओके, शर्म आ जाएगी क्योंकि वो वायरल हुई हैं बहुत, लेकिन आई एम श्योर इफ इट कम्स टू यू, आपके सामने भी आ गई ना, तो इन द प्रेजेंट सिनेरियो आप भी रीथिंक करेंगे कि ये बातें आप ही के मुंह से निकल रही हैं। सो फवाद चौधरी साहब, आपका शुमार जी शऊर लोगों में होता था, यू वर डिफरेंट फ्रॉम द लॉट, बट ट्रेजेडी ये है कि यू ऑल्सो स्टूप डाउन टू द सेम लेवल। और अब आई गेस कि आपको ज़िंदगी में एक धचका लगा है, तो आप 6 महीने तक बगैर किसी चार्ज के अंदर रखने के एडवोकेट नहीं बनेंगे दोबारा। अच्छा चलें, अब हो गया अब्दुल्ला, मेरा ख्याल है कि काफ़ी क्लियर हो गई है बात। और डेफिनेटली ऐसी चीज़ें जो होती हैं ना, जब आप खामोशी में, तन्हाई में, अकेले बैठे हो, तो फवाद चौधरी साहब को भी सारी बातें याद आई होंगी। आई एम श्योर ही विल रीथिंक ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। मुशीर वज़ीर आज़म कमर ज़मान कायरा हमारे साथ मौजूद हैं। कायरा साहब, शुक्रिया आपने वक्त दिया। कायरा साहब, पीपल्स पार्टी खुद को जमहूरी रिवायात की अमीन, आज़ादी इज़हार पर मुकम्मल यकीन रखने वाली जमात बताती है, लेकिन कभी किसी बयान पर फवाद चौधरी उठाए जाते हैं, अब शेख रशीद को पकड़ा हुआ है। अब ऐसी गिरफ्तारियों को खालिसतन सियासी इंतकाम क्यों ना कहा जाए? आपकी क्या राय है, आपकी जमात की क्या राय है? बहुत वजाहत कर चुके हैं इस बयान की हम। ये कहना कि फवाद चौधरी किसी इंतकामी कार्रवाई का नतीजा था, ये बिल्कुल खिलाफ हकीकत बात है।
मैं इस पे प्रोटेस्ट करता हूँ कि आपने इसको गवर्नमेंट के खाते में डाल दिया है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन जो एक आईनी इदारा है, इंडिपेंडेंट इदारा है, उसके सरबराह और उसके मेंबरान को बुरा भला कहा, उनकी फैमिलीज़ को, उनके बच्चों को, उनके मुस्तकबिल की, उनकी सिक्योरिटी की धमकियां दी। उन्होंने अपनी एक कंप्लेंट लॉन्च की है जिसके नतीजे में FIR हुई और वो पकड़े गए और फिर उनकी बेल हो गई। उनको गवर्नमेंट के कहने से पकड़ा गया, तो फिर आप साथ ये भी कहें कि इलेक्शन कमीशन ने जो कंप्लेंट की वो गवर्नमेंट के कहने पे, हालांकि ऐसा नहीं है। जहाँ तक शेख रशीद साहब का ताल्लुक है, बिल्कुल मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि कंप्लेनेंट कौन है, लेकिन शेख साहब तो एक तरफ इमरान खान ने जो बयान दिया है आसिफ जरदारी साहब के बारे में कि उन्होंने मेरे कत्ल के पैसे दे दिए हैं दहशतगर्दों को, और पाकिस्तान की आला एजेंसीज के एहलकार भी उसमें शामिल हैं, इससे बड़ा घिनौना क्या इल्ज़ाम हो सकता है या क्या अक़दाम हो सकता है? आप किसी शख्स को अक़दाम कत्ल के, और वो भी दहशतगर्दी के, दहशतगर्दी की प्लानिंग में ना सिर्फ शक की बुनियाद पे करें, आप कहें मेरे कत्ल के पैसे दे दिए हैं, इससे बड़ा इल्ज़ाम और क्या लग सकता है किसी शख्स पे? अच्छा चलें ठीक है, ये बताएं कि ये केस तो यही है कि शेख रशीद ने इमरान खान वाला इल्ज़ाम ही दोहराया है, आपने FIR करा दी, फिर तो यही बात है कि आपका जोर बेचारे शेख साहब जैसों पर ही चलता है, इमरान खान की तरफ जाते पड़ जलते हैं। तो क्या ये कमज़ोरी नहीं है, कुछ और तरीक़ेकार नहीं होना चाहिए? जी मुझे नहीं पता कि कंप्लेनेंट कौन है, मैंने तो नाम मैं ऑनेस्टली नहीं पता। और दूसरी गुजारिश ये है कि खान साहब को भी नोटिस दिया गया है और पूरी कार्रवाई करेगी उनके खिलाफ भी, हमने तो कहा था, बल्कि मैंने तो इस पे सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की थी कि सुप्रीम कोर्ट को उसको मोटो लेना चाहिए। ये बहुत खौफनाक इल्ज़ाम है। अगर खान साहब के पास सबूत है और ये इल्ज़ाम दुरुस्त है तो जिनके खिलाफ इल्ज़ाम है उनको सजा दे, और अगर ये इल्ज़ाम गलत है और सबूत नहीं है तो फिर इमरान खान को सजा दे। किसी के ऊपर इस कदर ज़्यादा घटिया इल्ज़ाम लगाना, गलत इल्ज़ाम लगाना, ये बहुत जुल्म की बात। अच्छा कायरा साहब, हालात बदलने हैं, वक्त का पहिया घूमना है। कल आप ऑपोजिशन में मार खा रहे थे और हमने उसका जिक्र भी किया, और फवाद साहब तो 6 दिन में बाहर आ गए, लेकिन महीनों जब वो बरसर इक़्तिदार थे तो ऑपोजिशन वालों के केसेस भी नहीं लगते थे। आज आप लोग हुकूमत में हैं तो तासुर यही है कि ये लोग मार खा रहे हैं, कल फिर कोई और होगा, ये सिलसिला रुक सकता है कहीं दोबारा से मीसाक़ जमहूरियत का वक्त नहीं आ गया, आपको लगता है? पहली गुजारिश यह है कि हमारे दौर में किसी को सियासी तौर पे किसी विक्टिमाइजेशन का शिकार नहीं किया गया, कोई फर्जी मुकदमे नहीं बनाए गए जिस तरह इमरान खान अपने दौर में बनाते रहे, और मुख्तलिफ लीडरों को, ख़वातीन को, फैमिलीज़ को, बच्चियों को, बुजुर्गों को, उनके घरों की पामाली की गई और उनको 2-2 साल तक जेलों में रखा गया। नैब के मुकदमात, फर्जी मुकदमात बनाए गए, पकड़ा पहले गया, मुकदमा बाद में बना, मुकदमा बाद में बना, पहले तहकीकात होती रही। ये अजीबो गरीब दास्तानें खान साहब ने रकम की है, लेकिन अगर उनके दौर में ऐसा हुआ तो उसको बिल्कुल रिपीट नहीं होना चाहिए, ऐसा कतई नहीं। तो हमारे दौर में ऐसा कुछ नहीं हुआ, वरना हम भी खान साहब को, उनके साथियों को इसी तरह के फर्जी मुकदमात में जेलों में डाल सकते थे। हमने नहीं किया, ना करेंगे। अगर किसी के खिलाफ सॉलिड रीजन है तो फिर क्या किया जाए? आप बता दीजिए कि इमरान खान ये कह रहे हैं कि आसिफ जरदारी साहब ने दहशतगर्दी कराने के लिए और दहशतगर्दों के हाथों मुझे कत्ल कराने के लिए पैसे दे दिए हैं, इसको क्या किया जाए? ऑलराइट जी, बहुत शुक्रिया आपका। ये तो सियासतदानों को ही सोचना है कि इस पर क्या किया जाए, हम यहाँ पर मशवरे तो नहीं देने बैठे हुए। सब लोग कितने समझदार हैं उम्र के इस हिस्से में हैं कि सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या किया जाना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि मैं अभी तक आई स्टिल कैन नॉट गेट ओवर द फैक्ट कि 6 दिन में इंसान को तन्हाई का एहसास होने लगे और वो ये कहे एक टीवी इंटरव्यू में आके कि तन्हाई के लम्हात तो होते हैं जो बड़े कठिन होते हैं, और सर्टनली होते हैं और होते होंगे, लेकिन ये वही इंसान है जो टीवी पे बैठ के एडवोकेट करता था कि 6 महीने बाद छूट जाएगा ना कोई, अगर साबित ना हुआ कुछ तो क्या फ़र्क पड़ता है। इसमें ये भी एक पॉइंट डाल दें, आई एम श्योर अब्दुल्ला ने जो कहा है वो तो ऑब्वियसली एक ऑब्जर्वेशन और ओपिनियन है अब्दुल्ला का, लेकिन हर किसी का बर्दाश्त का लेवल डिफरेंट होता है, तो शायद उनके लिए 6 दिन बहुत ज़्यादा हो। तो दूसरों के लिए आप क्यों कह रहे हैं कि बगैर किसी चार्ज के 6 महीने इसको अंदर रख लें और उसके बाद छूट जाएगा, क्या फ़र्क पड़ेगा?
व्हाट डू यू से अबाउट इट? किसानों ने बड़ी क्लिप्स वायरल हुई हैं, एवरीबडी हैज एन ओपिनियन, माशाल्लाह इतने पॉलिटिसाइज्ड कौम हैं हम। सर हम ये कहते हैं कि 6 महीने क्या 6 दिन क्या 6 घंटे भी किसी को नाजायज इस तरह बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, कुछ भी 6 मिनट भी नहीं होना चाहिए, लेकिन आप लोग 6 महीने के एडवोकेट रहे हैं, इस पे भी जरा गौर करें। सो बेसिकली कहने का मतलब है कि जो दूसरों के लिए कर रहे होते हैं वो खुद भी सोचें, पुट योरसेल्फ इन दैट पोजीशन एंड सी इफ आप 2 दिन भी गुजार सकें, जो कि हमने देख लिया 6 दिन भी बड़े मुश्किल थे उनके लिए। हैविंग सेड दैट, प्लीज राइट टू अस, हम ब्रेक ले रहे हैं, हमें ट्वीट करें और बताएं हाउ यू फील अबाउट। और मैंने ये डिसाइड किया है दैट वी आर गोइंग टू कूल डाउन और हमको न्यूट्रल चीज की बात करते हैं। बाय न्यूट्रल आई मीन क्रिकेट। You don't mean animals. No, I do not mean anything but cricket at the moment. और कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान जी किंग ऑफ ड्राइव कहलाए जाने वाले बाबर आजम ने ICC अवार्ड मिलने के बाद अपने घर में एक खुसूसी फोटो सेशन करवाया। फोटो तो बनती है ना, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। और बाबर आजम के पास ICC टेस्ट, वनडे और T20 टीम ऑफ द ईयर के कैप्स और वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर के एजाज़ात हैं। और उन्होंने ICC टेस्ट, वनडे और T20 के कैप्स तीनों ट्रॉफीज के साथ तस्वीर बन। हाउ नाइस इज दैट? He looks very nice. अपलोड भी की हैं, बड़े तैयारियां पूरी हैं और बड़ा एक और लिखा ये है भाई कि तुम अपने आप में जादू हो। अपने आप को कह रहे हैं, अपने आप को या ट्रॉफियों को कह रहे हैं? अपने आप को कह रहे हैं। ये वाला मुझे ये पार्ट में मिस कर गई थी, इस पे जरा हम 2-4 बातें कर लें। हाँ अब्दुल्ला, क्या कहना है कि हम अपनी नजम सेठी साहब ने रिसेंटली अभी ये ट्रॉफियां उनके हैंड ओवर की थी ना, तो उन्होंने फोटोशूट तो बनता था, फिर वैसे भी बाबर को तस्वीरें खिंचवाने का शौक है, मतलब and then he really dresses up and he takes good care of himself as well, and this is a whole styling by the way ये जो हुई है, so we like it, except what was the caption again? तुम अपने आप में एक जादू। Nice. इसके साथ इसके बैकग्राउंड में ऊलाला भी होना चाहिए था। ये इटसेल्फ एक ऊलाला है। ऊलाला है। लेकिन when people जब सारे अपनी जब तस्वीरें लगाते हैं तो नीचे कुछ ना कुछ अपनी तारीफ में चीजें लिखी देते हैं, तो why not बाबर आजम who actually deserves? क्या है? पाकिस्तान वाली जैकेट पहनी हुई है इन्होंने, आई कांट सी दैट। कहाँ? अभी बोट आई थी पूरी। ओह, टक्सीडो था। दोबारा दिखाया, आपने देखा नहीं पूरी वो तैयारी है। मैं जरा बातें बताने में आपको मसरूफ था, नीचे स्क्रीन की तरफ देख नहीं रहा था। ये देखें। ओह वाओ, ही इज वेयरिंग अ सिल्क लेपेल टक्सीडो, पूरा प्रॉपर। वाओ, मैं उस वक्त से कह रही हूं, ऑल्दो इट डज गिव मी अ वाइब ऑफ स्नूकर, बट है ना, इट डज, बट ऑफ कोर्स who does not recognize बाबर? You know, एक मुझे है कि अगर बैकग्राउंड भी थोड़ा डार्क होता है ना और जरा लाइटिंग थोड़ी और ड्रामेटिक होती तो सीन और मतलब इन पे स्पॉटलाइट होती है, पीछे डार्क होता है। पीछे ये टीवी स्क्रीन और वो जो वुडन पैनल है ना, उस पे जरा मुझे है कि तो फोटोशॉप कर दे इसको। आपकी नेक्स्ट फोटोशूट में आपको पता है कि आपको किसको बुलाना है, बिकॉज वी हैव ऑल द टिप्स एंड द स्टाइलिंग, और वो हम आपको जरूर कर देंगे। वरना वैसे तो फोटोशॉप में ये भी आप पीछे डार्क कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। जरा ड्रामेटिक करें इसको। हाँ, वो हो सकता है, कोई मसला नहीं है। ओके, सो दिस वाज द ब्रेक दैट वी वांटेड टू गिव बीच में, लेकिन हम दोबारा से सानेहा पुलिस लाइन पेशावर की बात करेंगे कि अब इन्वेस्टिगेशन वगैरह जिम्मेदारों तक पहुंचने के लिए क्या किया जा रहा है। CCTV फुटेज आई है सामने एंड सीम्स लाइक कि सर्टनली इस शख्स के सहूलतकार होंगे। हर पहलू से तहकीकात जारी हैं। पेशावर में धमाका करने वाले खुदकुश हमलावर की मजीद वीडियो सामने आ गई हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि हमलावर पुलिस यूनिफॉर्म में पुलिस लाइन्स में दाखिल हुआ। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक पुलिस की सीनियर क़यादत निशाने पर थी। नमाज जुमा की सिक्योरिटी की वजह से हमलावर जुमे को वापस चला गया था। सिक्योरिटी इदारे पुरअज़्म है कि दहशतगर्दों को हर सूरत गर्दन से दबोचा जाएगा। IG खैबर पख्तूनख्वा मौज़म जान अंसारी ने कल से अब तक की पेशरफ से आवाम को आगाह किया। पुलिस को एहतजाज पर उकसाने पर दुख का इजहार किया, मगर यकीन जाहिर किया कि दहशतगर्दों तक पहुँच रहे हैं। मैंने एक CCTV फुटेज पूरी खैबर रोड से पुलिस लाइन की तरफ आते हुए मैंने खुदकुश निकाल लिया है। मैंने उस खुदकुश को कैमरे में देख लिया है, मैंने क्रॉस मैच कर लिया है, मैंने उसका चेहरा देख लिया है, और वो खुदकुश और जो हमें मस्जिद के अंदर खुदकुश बम्बार का सर बुरीदा हमें मिला है, वो एक आदमी है। कौन था, कहाँ से आया, क्यों हुआ, सिक्योरिटी लैब्स क्यों हुआ, मैंने बताया सिक्योरिटी लैब्स हुआ है। हर आदमी एक साइंसदान बना हुआ है यहाँ पे। ग्राउंड के ऊपर देखा नहीं है किसी ने। जो बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट है, जो स्पेशलिस्ट है, जो काम करने वाले, उनको कोई समझता है कि शायद वो सारे के सारे आलाकार बने हुए हैं। ये आप हमारी दुख में, हमारी तकलीफ में इजाफा कर रहे हैं, हमें छोड़ दें। हम तफ्तीश कर रहे हैं, हम अपने बच्चों की कुर्बानियों को जाया नहीं होने देंगे। सर, आपके जज्बात का एहतराम, लेकिन सर्टनली
इतना बड़ा सानहा है, 100 से ज़ायद जवान हमारे शहीद हो गए, लोग भी जज्बाती हैं, वो भी अपने जज्बात का इजहार करते हैं, लोगों को सवालों के जवाब चाहिए। और सवाल सबसे बड़ा यही है कि सवाल आप ही से होंगे में दहशत गर्दों का सर कैसे कुचलना है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और ये अवाम जो है काफ़ी अरसे से इस चीज़ का जवाब तलब भी कर रही है, एहतजाज भी कर रही है। क्या हिकमत अमली जो है वो अपनाई जाए, इसके लिए हुकूमत ने आज नेशनल एक्शन कमेटी जो है नेशनल एपिक्स कमेटी का इजलास पेशावर में बुलाया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, आला फौजी हुक्काम, गवर्नर और निगरान वज़ीर आला शिरकत करेंगे। एंड आई होप दे कम टू सम कंसेंसस, सम एक्शनेबल प्लान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 7 फरवरी को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी बुलाई है। इमरान खान को भी शिरकत की दावत मिली है। ये बर वक्त फैसला है। दहशत गर्दी के फैलते नासूर को ख़त्म करना है तो सियासी इख्तलाफात को भी ख़त्म करना होगा। एक्चुअली बिल्कुल एक साइड पे रखना होगा और सबको साथ बैठना होगा। देखना यह है कि 7 फरवरी को इमरान खान इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करते हैं या अपनी 1.5 इंच की मस्जिद अलग जमाए बैठे रहते हैं। ऑलरेडी हम नहीं करेंगे प्रेडिक्ट कि वो क्या करेंगे। मेरा ख्याल है कि होपफुली उनके लिए भी इतना बड़ा ये एक सानिया हुआ है कि ही विल आल्सो सेट थिंग्स असाइड। और इस पे तो एटलीस्ट एक पेज पे बात करें ना। वी आर ऑल होपिंग, द होल कंट्री इज होपिंग कि सारे सियासतदानों को अपनी सियासी जो इख्तलाफात हैं वो साइड पे रख के इस पे सबसे पहले काम करना चाहिए। सानहे के बाद उन्होंने एक्सप्लेनेटरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें आधे से ज़्यादा वक्त तो इलेक्शन पे बात करते रहे। वो He never went to Peshawar. He never. पता है प्रॉब्लम यही है, एवरी टाइम वी गिव हिम द बेनिफिट ऑफ सम डाउट, वो अपनी ही बातों से उसको इस तरह निगेट कर देते हैं कि आपकी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। आपकी उम्मीदें नहीं रहती ना कि फिर आगे क्या होना। अभी मैं यहाँ इस फोरम पे बैठी कह रही हूँ कि नहीं होपफुली आपको करेंगे। पेशावर में लवाहिकीन के साथ या शुहदा के साथ या जख्मी होने वालों के साथ हो गया। खैर, शकील फरमान अली ब्यूरो चीफ पेशावर हमारे साथ मौजूद हैं। ही वुड हैव प्रॉब्ली सम इंफॉर्मेशन कि कोई नज़र आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नेशनल लेवल की लीडरशिप में कोई शहदा के लवाहिकीन के साथ किसी ने इजहार ताज़ियत किया हो या ज़ख्मियों की अयादत की हो। सबसे पहले तो चलें हम यही बात कर रहे थे तो शकील इसी से बात का आगाज़ कर लेते हैं। देखें, मरकजी जो लीडरशिप अगर आप कहें तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमें नजर नहीं आई। ना ही जो है वो जय वक़ुआ पे आए और ना ही वो लोगों के पास ताज़ियत करने गए। दूसरे और तीसरे दिन हमने देखा है कि सूबाई वजीर जो हैं साबिक शौकत अजीज साहब, तैमूर सलीम जगड़ा साहब और शेराम तरकई, इनको हमने देखा है कि ये हॉस्पिटल गए हैं और उन्होंने जख्मियों की अयादत की है। ताहम जिस तरह एहतजाज के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत इकट्ठी होती है वो हमने यहाँ पे नहीं देखा कि तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो यहाँ पे आएँ और इनके साथ जो है इनका गम शेयर करें। चंद जो है घरों में जहाँ पे शहादत हुई है वहाँ पे जो लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकामी सतह पे वो गए हैं। ताहम कोई मरकजी क़यादत जो है इस तरफ नहीं आई, उसने इस सूबे का रुख नहीं किया। जिस तरह आप बात कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, उनको देख रहे वो भी नहीं आए। परवेज खटक साहब को हमने देखा है वो नहीं आए। असद कैसर साहब को हमने नहीं देखा कि वो आए और उन्होंने जो है यहाँ पे महमूद खान नजर आया आपको शकील कहीं? नहीं, जो साबिक वज़ीर आला है महमूद खान साहब वो तो बिल्कुल नजर नहीं आए हैं। और अलबत्ता ये हुआ है कि जिस दिन जो है ब्लास्ट हुआ है उसके अगले दिन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो यहाँ पे कमेटी बनी हुई है सूबाई, उसका इजलास हुआ है। उसमें जो है फातिहा खानी की गई और उसमें परवेज खटक साहब भी शामिल थे। ताहम ना ही महमूद खान साहब जो है साबिक वज़ीर आला और ना ही जो है परवेज खटक साहब को हमने देखा है कि वो यहाँ पे या अस्पताल आए हों। शकील अब ये बताइएगा कि क्या तफ्तीश में पेशरफ्त हुई है? वीडियो आ गई मंजर आम पर, IG ज़रा बरहम भी हैं कि हर कोई एक्सपर्ट बना हुआ है, लेकिन लोग तो सवाल करेंगे ये एक बंदा तो हमलावर था, क्या इसके कुछ और सहूलतकार भी पुलिस लाइन में मौजूद थे, रह रहे थे, क्या अभी भी हैं, क्या किसी तक कोई रसाई हुई है? कोई इंफॉर्मेशन में पेशरफ्त, इन्वेस्टिगेशन में पेशरफ्त हुई है? देखें, IG साहब का जो बरम है वो बजा है, बरम है, लेकिन आप देखें ना अगर अवामी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हुआ है और उसका उन्होंने एतराफ़ भी किया है कि किस तरह एक जो है खुदकुश हमलावर
हसास जो है एरिया में वो घुसा है और उसने जाके पुलिस लाइन मस्जिद में खुदकुश धमाका किया। जहां तक आप तहकीकात की बात कर रहे हैं तो शुरू में इनको कोई क्लू नहीं मिल रहा था और यही इम्कान जाहिर कर रहे थे कि खुदकुश हमलावर जो है वो जो है पुलिस लाइन में क्वार्टर्स हैं, फैमिली क्वार्टर्स, वहां पे रह रहे थे, लेकिन इस तरह नहीं हुआ। अब जब इनको सीसीटीवी फुटेज मिली है तो इनको ये पता चला है कि ये पहले से वहां पे खुदकुश हमलावर मौजूद नहीं था, बल्कि जिस दिन उसने खुदकुश हमला करना था उसी दिन वो जो वहां पे आया है। और अब जो है खुदकुश हमलावर की शक्ल के जरिए कोशिश की जा रही है कि उसकी आइडेंटिटी का मालूम किया जा सके। IG खैबर पख्तूनख्वा ने कल भी कहा है कि वो इसके लिए लगे हुए हैं कि किसी सूरत जो है इसकी आइडेंटिटी निकाली जाए और फिर जो है जो इसके सहूलतकार थे इसके साथ, इस तरह तो हो भी नहीं सकता कि बगैर किसी सहूलतकार के एक खुदकुश हमलावर आया और उसने पुलिस लाइन में जो है अटैक कर दिया है। खामखा इसके साथ जो है कोई ना कोई जो है सहूलतकार थे, इनका एक मुनज़्ज़म ग्रोह होगा जो जिसने हमला करवाया है। और आप देखें पीछे थाना सरबंद में भी जो है हमला किया गया था, 1 माह हो गया तकरीबन उसको भी, तो वहां पे भी जो है एक ग्रुप था और मुनज़्ज़म ग्रुप था और उसने आके मुनज़्ज़म तरीके से हमला किया था ना उसके। लेकिन ये सारी तो एक अजम्पशन है कि ये हुआ होगा। अभी तक यानी तफ्तीश में सिर्फ ये उसकी शक्ल ही पता चल सकी है, उसके साथियों का नहीं पता चल सका, कब वो आया था कब वो गया, कोई कॉल्स इंटरसेप्ट हुई हूँ, इसके अलावा शक्ल आइडेंटिफाई होने के अलावा कुछ और नहीं हुआ। देखें 20,000 कॉल्स जो हैं उनको जो है उनकी जांच पड़ताल की जा रही है। 20,000 के तकरीबन करीब जो है कॉल्स थी उस वक्त जो कि एक्टिव थी उस एरिया में, तो उनको जो है जांचा जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि ये पता लगाया जाए कि खुदकुश हमलावर से कौन जो है कनेक्ट था। तो उसके ऊपर काम हो रहा है, लेकिन ये मेरा ख्याल है इतना जल्दी नहीं होगा कि कोई खुदकुश हमलावर उसको पहले आइडेंटिटी और पहले तो ये कोशिश करें कि नादरा के जरिए कोशिश की जाए कि उसका रिकॉर्ड निकाला जाए कि उसका ताल्लुक किस एरिया से था, वो किस एरिया का था। फिर जो है अगर उसका एरिया और इलाका पता चलता है उसके बाद ही पता चलेगा कि कौन उसके एपेक्स कमेटी का जो इजलास हो रहा है उसकी क्या तफसील है शकील आपके पास? देखें एपेक्स कमेटी आपको याद होगा कि साने आर्मी पब्लिक स्कूल हुआ था और उसके बाद जो है ये दूसरा बड़ा स्थान है पेशावर पुलिस लाइन में जो खुदकुश हमला हुआ है। तो आज जो है अस्करी और सियासी क़यादत ने सर जोड़ने हैं और 11 बजे के करीब जो है एपेक्स कमेटी का इजलास होगा जिसमें आर्मी चीफ साहब भी शिरकत करेंगे। इस तरह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी आ रहे हैं, जो वफाकी वज़रा हैं वो भी आ रहे हैं, जिन्हें मरियम औरंगजेब साहिबा भी शामिल हैं। इसी तरह जो इसरार डार साहब तक बताया जा रहा है कि वो भी उसमें शामिल होंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली साहब होंगे, निगरान वज़ीर आला जो है मोहम्मद आज़म खान वो भी जो है उस इजलास में शिरकत करेंगे। और मेरा ख्याल यही है कि आज ये अस्करी और सियासी क़यादत इसीलिए सर जोड़ रही है कि किस तरह जो है इस दहशतगर्दी की जो लहर खैबर पख्तूनख्वा में उठी है। और आप देखें कि 2018 से 2022 तक 465 बम धमाके हैं और इस एक माह के दौरान भी जो है खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में दर्जनों बम धमाके हुए हैं। तो सर इसलिए जोड़ रहे हैं कि किस तरह इसका कलाकमा किया जाए और पुलिस के पास जो कि एक तवील अरसे से जो है IG साहब भी कह रहे हैं कि हमारे पास जदीद असला नहीं है और दहशतगर्दों के पास जो है जदीद स्नाइपर गन्स हैं, तो उसके लिए ये कह रहे हैं कि किस तरह पुलिस की इस्तादादी कार को बढ़ाया जाए और उनको किस तरह जदीद आलात और असला से लेस किया जाए ताकि वो दहशतगर्दों का मुकाबला कर सकें। जैसे जैसे इस मीटिंग की तफसील आएगी वो तो आप हमसे शेयर करेंगे। शुक्रिया फ़िलहाल आपका शकील। 11 बजे आपने हमें बताया कि एपेक्स कमेटी का इजलास होगा जिसमें निगरान जो ओहदेदारान हैं वज़ीर आला वगैरह वो तो शिरकत करेंगे, लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ और वफाकी काबीना के दीगर वज़रा और दीगर इसके अलावा जो अस्करी हुक्काम हैं वो भी मौजूद होंगे। एक और मामला हमने आपसे डिस्कस करना है। वफाकी वज़ीर बरा मजहबी उमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर और DG हज की उम्मीदवार 20 ग्रेड की खातून अफसर साइमा सबा का मामला अभी तक उलझा हुआ है। मुफ्ती शकूर पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने मेरिट पर आने वाली अफसर को महज इसलिए इंटरव्यू में फेल कर दिया कि साइमा सबा खातून हैं। खातून अफसर ने यह मामला अदालत में उठा कर रखा हुआ है। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर मुफ्ती शकूर सिनफी इम्तियाज़ के इल्ज़ाम से इनकारी हैं। उनका कहना है कि खातून मेरिट पर पूरी नहीं उतरती, उन्होंने सियासी तौर पर असरअंदाज होने की भी कोशिश की, मामला मगर इतना सादा नहीं है। लेकिन आपको पता है ना मामले सादे नहीं होते और कुछ उनको और ही इशू बना दिया जाता है। लेकिन बॉटम लाइन ये है कि DG हज इस वक्त हमारे पास कोई नहीं है, तो वो पोस्ट जो है विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन, अ वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट एंड हज इज राइट अराउंड द कॉर्नर, वो खाली पड़ी हुई है उधर क्योंकि आपकी लड़ाइयाँ नहीं खत्म हो रही।
तो ये बड़ी अजीब किस्म की बात है। और ये भी बताएं कि मुफ्ती अब्दुल शकूर की एक मुबैना ऑडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, जिसमें उन्हें ये कहते हुए सुना जा सकता है कि ऐसी खातून जो सर पर दुपट्टा नहीं लेती वो डीजी हज कैसे बन सकती है। अच्छा, ऑब्वियसली मुफ्ती साहब का ये कहना है कि उनकी ये जो ऑडियो है इसको पूरा एडिट किया हुआ है, काट छांट के बना दिया गया है। लेकिन लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि जब सऊदी अरब में डीजी हज एक खातून हो सकती है तो पाकिस्तान में क्या प्रॉब्लम है। तो ये बहुत पर्टिनेंट सवाल है और ये किसी ने अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया कि वो मेरिट पे क्यों नहीं उतर रही थी। बिकॉज बाय ऑल रिकॉर्ड जितना हमें अभी तक समझ आई है बात की, उन्होंने शी वॉज द टॉप मोस्ट पर्सन जिसने सबसे ज़्यादा मार्क्स से वो एक टेस्ट होता है वो क्लियर किया। मतलब हर क्रेडेंशियल उनका बिल्कुल ठीक था एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट अच्छा, हमने इसकी खोज लगवाई है और खोज हमने लगवाई है हमारे साथी अहमद सुबहान। सो उनसे ज़रा जानते हैं। अहमद सुबहान, जब ये वीडियो ऑडियो सामने आई है उसके बाद से क्या कुछ हुआ है? इंक्वायरी शुरू हुई तो कहाँ तक पहुँची और जो केसेस हैं वो किस स्टेज पर हैं? जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बेसिकली तो केस चल रहा है जो कि अब एक तरह से हम कह सकते हैं कि हतमी मरले की तरफ पहुंच चुका है कि फ़ैसला महफूज हो चुका है और उस पर अब ये फ़ैसला आना बाकी है कि जो ये इंटरव्यू में फ़ेल किया गया उसके ऊपर अब तक सामने नहीं आया फ़ैसला। इसके अलावा जिस तरह से मुख्तलिफ लेवल्स पे जो इन ऑफिसर की जानिब से एप्लीकेशंस दी गई और मुख्तलिफ फोरम्स पे ये मुतालबा किया गया कि तमाम तरह जो उनका इंटरव्यू है उसकी जो असेसमेंट शीट्स है उनको मंजर आम पर लाया जाए, जिसके के बाद ये हमें बताया जा रहा है कि अभी तक वजारत जो मजहबी अमूर है उसकी जानिब से ये असेसमेंट शीट सामने नहीं लाई गई और इसी के ऊपर ही अभी तक मेजरली फोकस है। और फिर जिस तरह से हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी इस वाक़े का नोटिस लिया और उनने भी इंक्वायरी हेल्ड कर रखी है कि ये वाक़या क्यों पेश आया और इसमें तमाम तर शवाहिद क्या हैं। इसी तरह से फिर जो इंटरव्यूइंग पैनल है उससे भी पूछताछ किए जाने के हवाले से कैबिनेट डिवीज़न को ये कहा जा रहा है कि ज़िम्मेदारी सौंपी जाने का इम्कान है, जो कि 1 से 2 दिन में ये इंक्वायरी हेल्ड करेगा कि आया कि जो ये इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि इंटरव्यूइंग पैनल को सेक्रेटरी वज़ारत मजहबी अमूर ने अपने साथ मिलाया। और फिर हमें जिस तरह से ज़राए ने बताया है कि जो सेक्रेटरी हैं आफ्ताब दुरानी, उनके ऑफिस में एक मीटिंग हुई थी इस इंटरव्यू से पहले जिसमें तमाम तर जो इंटरव्यूइंग पैनल था वो भी मौजूद था और उसके साथ साथ जो वज़ीर मजहबी अमूर हैं मुफ्ती अब्दुल शकूर वो भी वहाँ पे आए और उन्हें डायरेक्शंस दी और उनमें यही सारा एक प्लान बनाया गया था कि किस तरह से इन ऑफिसर्स को फेल करना है। अब जो असेसमेंट शीट्स हैं एक तो वो इतने अरसे में सामने नहीं आई और फिर वो आती हैं तो फिर ये भी खदशे का इजहार किया जा रहा है कि कहीं उनमें कोई ऐसी टेम्परिंग ना हो या कोई मॉडिफिकेशन ना हो, क्योंकि 40 नंबर्स का इंटरव्यू था और उसमें से 20 नंबर लेना तो एक आसान सा अमल दिखाई देता है कि जो ऑफिसर 17 साल प्लस का कैरियर रखता हो और फिर उसको ने टॉप किया हुआ हो इस एग्ज़ाम को। लेकिन अब वो असेसमेंट शीट सामने आए तो इसके बाद ही हतमी तौर पे हम कुछ कहने के काबिल होंगे क्या इस इंटरव्यू की ओवरऑल कहानी रही है। मतलब इन दिस डे एंड एज इस किस्म की लड़ाइयाँ, बहस और ये पूरा एक कोर्ट का केस बन गया है। इट इज़ मतलब वैसे तो एम्बैरेसिंग भी है, रोना भी आता है, हंसी भी आती है। गेट ओवर इट। जब दुनिया आगे बढ़ रही है और सऊदी अरब के जिनके एग्जाम्पल्स को आप मानते हैं वो सामने आपके एग्जाम्पल्स हैं, तो फिर ऑब्वियसली हम क्यों इस किस्म की चीज़ें करें। बट एनीवे ये ज़रूर बताएं अहमद सुबहान के मुफ्ती साहब का क्या कहना था, उनका मौक़िफ़ क्या है? जी, जिस तरह से मौलाना जो अब्दुल शकूर हैं उनका इब्तदाई तौर पे ये मौक़िफ़ आया था कि एक तो ये जो इंटरव्यू के दौरान ये रिकॉर्डिंग की गई है यही गैर आइनी और गैर इखलाकी हरकत है, तो इसके ख़िलाफ़ उनने इंक्वायरी हेल्ड करने के हवाले से प्लान तश्कील दे रखा है और इसके ऊपर भी आज के रोज़ में इम्कान है कि ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, जिसके बाद ये इंक्वायरी की जाएगी कि इस तरह से इंटरव्यूइंग पैनल के सामने रिकॉर्डिंग डिवाइस लिए या मोबाइल फ़ोन लिए कैसे ये ऑफिसर वहाँ पर पहुँची और फिर इन्हें ये सारा रिकॉर्ड किया और इसके बाद इस इंटरव्यू को रिकॉर्ड करने के बाद पब्लिकली इसको इस तरह से नशर किया गया कि सोशल मीडिया पे भी और फिर अब तमाम तर मीडिया पर भी ऑलमोस्ट अब तो तमाम मीडिया पे ही रिपोर्ट होना शुरू हो चुकी है ये ऑडियो। इसके एक तो जो तमाम तर जो इंक्वायरी है वो की जाएगी, फिर जिस तरह से जो इल्ज़ाम आयद किए जा रहे हैं बिलखसूस इन 5 ही सेक्रेटरीज़ के ख़िलाफ़ जो इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है उसके हवाले से भी इंक्वायरी किए जाने के हवाले से भी अब
तक ये मुफ्ती अब्दुल शकूर जो है वो एक प्लान तरतीब दे चुके हैं और यही तमाम तर ही जो रिपोर्ट है यही अरसाल की जा रही है वज़ीर आज़म ऑफिस को भी। जो मुफ्ती अब्दुल शकूर का जो मिनिस्टर रिलीजियस अफेयर्स का ऑफिस है, और फिर जिस तरह से उन्होंने बताया कि उन पर इन ऑफिसर की जानिब से भी मुख्तलिफ जो सियासी रहनुमा हैं मुख्तलिफ जमातों के, उनकी जानिब से भी ये एक तरह से प्रेशर किया गया और सिफारिशें की गई कि इन ऑफिसर को DG हज तैनात कर दिया जाए। अब हज के जो ओपन होना है प्रोसेस, उसका वक्त भी बिल्कुल करीब आ चुका है और ये चूँकि मामला अभी ज़ेर अल्तवा है कोर्ट में भी, और फिर जो ये तैनाती नहीं हुई तो अभी फ़िलहाल डायरेक्टर हज के फ़राइज़ तो सौंप दिए गए हैं, लेकिन चूँकि डायरेक्टर के साथ साथ ये DG की पोस्ट भी अभी तक खाली है तो उसके ऊपर भी हायरिंग का जो प्रोसेस है वो मुकम्मल नहीं हो सका। बहुत शुक्रिया अहमद सुभान। वैसे ये भी बड़ी क्लासिक बात है कि बात और बहस लड़ाई किसी और बात पे हो रही हो तो उसको किसी और जगह मोड़ दिया जाए कि जी ऑडियो किसने आउट की। दैट इज नॉट द इशू हियर। द इशू इज कि उनकी अपॉइंटमेंट क्यों नहीं हुई। ऐसा होता है कि किसी हफ्ते में हर रोज तो नहीं, लेकिन किसी एक दिन कोई एक गाना ऑटोमेटिकली जहन में आता है, अटक जाता है और सारा दिन आपके दिमाग में बजता रहता है। बताओ कैसे सुना आपने और क्या हो रहा है, पूरी इसकी बैकग्राउंड होनी चाहिए। हम एक इलाका है गुलशन, ठीक है, कराची में बसने वाले तो बड़े बखूबी जानते हैं उसे, उसका कोई जिक्र कर रहे थे गालिबन, और वहाँ से हमारे जहन में गाना आया गुलशन की बहारों में, संग बाय मुसरत नज़ीर, और उसके बाद अच्छा मैं एक बात बताऊं, चिपक गया हमारे चिपक ऐसे भाई बात हो रही थी गुलशन की, गुलशन के नाम से आपको पता है ना अक्सर नामों से कोई चीज़ याद आ जाती है, तो हमने ज़रा गुनगुनाना शुरू कर दिया। ये हमारे भाई जो बैठे इन्होंने कभी ये गाना सुना नहीं हुआ था, लेकिन सुन लिया था कुछ अरसे पहले सुन लिया था आप ही से, लेकिन सुबह से ये जो गुनगुना रहा है इट इज सो आउट ऑफ ट्यून। इतना अच्छा गाना तबाह करके रख दिया और मैं हाथ जोड़ी हूँ, प्लीज डोंट सिंग इट। गलती होगी हमसे कि हमने थोड़ा सा गुनगुना लिया। अब्दुल्ला लाइव प्रॉमिस करें कि आप नहीं गाएंगे? नहीं, आपको तो फिर भी सुनाऊंगा, वो सिलसिला ऑफ टॉर्चर तो जारी रहेगा, लेकिन अभी आपको नहीं सुनाऊंगा। आपको बताने के लिए मेरे पास और कुछ है, और बताना आपको मैंने ये है कि इमरान खान के गिर्द कानूनी शिकंजा सख्त होता नजर आ रहा है। ममनुआ फंडिंग केस, तोशाखाना, मुबैना बेटी, टीरियान जैसे मुकदमात खान साहब के सियासी मुस्तकबिल के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं, जिसका वो इजहार भी करते रहे। अच्छा जी, कानूनी महाजों से खान साहब के लिए अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टिरियन जेट केस की समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील देने का फैसला किया है। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि टिरियन जेट को असासों में जाहिर ना करके इमरान खान जो हैं वो सादिक और अमीन नहीं रहे। तो बेसिकली प्रेमिस ये है, और इस केस में इमरान खान की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई कि अदालत टिरियन केस सुनने की मजाज नहीं। यही नहीं, तोशाखाना केस में इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 7 फरवरी की तारीख जो है पहले ही मुकर्रर हो चुकी है। ममनुआ फंडिंग केस में भी इमरान खान को कल बड़ा झटका लगा है। आपको पता ही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए इलेक्शन कमीशन की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो है वो दुरुस्त करार दी है, और अदालती फैसले के बाद अब वाज़ेह हो गया है कि इलेक्शन कमीशन तेज़ी से केस आगे बढ़ाएगा। और यही नहीं, इमरान खान पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख लेने के लिए गवर्नर्स के खिलाफ अदालतों में हैं, लेकिन अभी तक उन्हें तारीख वैसे कोई नहीं मिली। बट दिस ऑल इज हैपनिंग। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, थैंक यू मुनीब फॉर बीइंग विद अस। मुनीब, तहरीक इंसाफ को ममनुआ फंडिंग केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ नहीं मिल सका, अब ये केस आगे बढ़ना है सर्टनली। क्या इस केस में नाअहली का एक सीरियस खतरा है या तहरीक इंसाफ ओवर रिएक्ट कर रही है, आपको लगता है? देखिए, जो ये वाला मामला है ममनुआ फंडिंग वाला, ये बड़ा ओपन एंड शट केस है, क्योंकि ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट थी जो कि इलेक्शन कमीशन ने दी। अब आज जो फैसला हमारे सामने मौजूद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लिखा है कि ये जो आपने हमारे पास आ गए ये तो प्रीमेच्योर है, क्योंकि आपने तो शो कॉज नोटिस का जवाब नहीं दिया। शो कॉज नोटिस इलेक्शन कमीशन ने इशू किया और उन्होंने पूछा है कि क्यों ना आपके जो फंड्स हैं वो कॉन्फिस्केट कर लिए जाएँ, क्योंकि आप ममनुआ फंडिंग के मुर्तकिब हुए हैं। अब या तो तहरीक इंसाफ जवाब दे दे उनका और सेटिस्फाई कर दे, अगर कर देगी तो नोटिस डिस्चार्ज हो जाएगा, अगर नहीं तो फिर कानूनी ज़ाब्ता है वो आगे बढ़ेगा। और ना सिर्फ पार्टी फंड जो है उसके अंदर वो कॉन्फिस्केट होंगे, बल्कि वो जो एक सर्टिफिकेट है जिसके बारे में एक गलतुलाम फैलाया जा रहा है कि वो तो एफिडेविट नहीं है, वो तो सर्टिफिकेट है, वो तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ने प्रिपेयर किया था, उस पर इमरान खान साहब की नाअहली हो नहीं सकती, जो कि बिल्कुल गलत है। देखिए, इमरान खान साहब बहैसियत पार्टी चेयरमैन वो ये सॉलमली बता रहे हैं कि जो फंड्स मेरी जमात को आए
वो किसी भी तरह की बेज़ाब्तगी, किसी भी तरह की इल्लीगैलिटी, बेकायदगी से बिल्कुल साफ़ है, पाक है, और मैंने कोई कानून वायलेट नहीं किया। अब इमरान खान साहब अगर ये साबित हो जाता है कि उनकी जानिब से जो एफिडेविट दिया गया उसकी फॉल्सिटी आ जाती है सामने और पता लग जाता है कि वो झूठ पर मबनी है, इनकरेक्ट है, तो वो यकीनी तौर पर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक सीरियस मामला मिस डिक्लेरेशन का आ सकता है। हाँ, ये ज़रूर बात है कि अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ये समझते हैं कि 62(1)(f) के तहत जो उम्र की पूरी उम्र की डिस्क्वालिफिकेशन है वो बड़ी सख्त सज़ा है, लिहाजा उसे 5 साल तक होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर मामला उस नौयत उस नहज तक पहुँचता है और रियासत का वो एम्बिशन नज़र आता है कि भाई यहाँ भी कानून की अमलदारी फिर उसी तरह हो जिस तरह किसी और के ख़िलाफ़ हुई थी, तो फिर फैसला आ भी सकता है और नाअहली का सीरियस केस बन भी सकता है। ऑलराइट मुनीब, इसके अलावा भी इस केस के साथ साथ तोशा खाना और टेरियन जेट केसेस भी हैं जिन पर कार्रवाई जो है आपको पता है कि चल ही रही है। तोशा खाना वाले इशू पर तहरीक इंसाफ का एक मौक़िफ़ है, सबके सामने भी आ चुका है, इस पर बात भी वो करते रहते हैं, लेकिन दूसरे मामले में एक तरफ से खामोशी हमने देखी है, तो ये कितने बड़े लीगल चैलेंजेस हैं? देखिए, जो तोशा खाना वाला मामला है उसके अंदर जो मेरा नुक्ता नज़र था कि इलेक्शन कमीशन ने उनको जो एक पहले ही इन्वोक कर दिया आर्टिकल 63, वो उसके तहत मेरे ख्याल में उनकी डिस्क्वालिफिकेशन हो नहीं रही थी उस वक्त, प्रीमेच्योर था पहले, क्योंकि मामला सेशन कोर्ट पे जाएगा, वहाँ एक बाकायदा ट्रायल का करप्ट प्रैक्टिसेस का, अगर उसके मुर्तकिब हुए इमरान खान साहब तो फिर उनको 63(1)(g) के तहत सज़ा हो सकती है, और उस सज़ा के नतीजे में 63(1)(g) के तहत उनको 5 साल की नाअहली का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वो कन्विक्शन की सूरत में फिर सामने आएगा। ऑल्दो वो भी चैलेंजेबल है, किसी हायर कोर्ट पे उसको चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि वहाँ मिस्टेक्स मौजूद हैं और वहाँ पर भी एक सीरियस केस बनता है। या तो तहरीक इंसाफ बताए कि तोशा खाना के अंदर कोई बेज़ाब्तगी नहीं थी, अगर वो ये साबित करने में कामयाब हो गए तो मामला वहीं रुक जाएगा, लेकिन अगर नहीं तो फिर मामला आगे चलेगा और यहाँ पर भी सीरियस मसला है। तीसरा मामला जो उनकी मुबैना साहबजादी का है, उसके अंदर भी इमरान खान साहब का जो जवाब है उसने और शुकूक व शुबहात को भी जन्म दिया है और ये भी जाहिर कर दिया है कि इमरान खान साहब बहैसियत एक सियासतदान, बहैसियत एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कितने कमज़ोर हैं इस मुद्दे के ऊपर, क्योंकि उन्होंने ना ही उनको एक्सेप्ट किया है, ना ही उनकी एग्जिस्टेंस की तरदीद की है, ना ही ये कहा है कि मेरा उस बच्ची से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लिहाजा इमरान खान साहब के लिए ये भी एक बड़ा सीरियस मसला बन सकता है। यहाँ तो क्योंकि ये एक ऐसा मामला है जिस पे मैं ज़ाती तौर पर मैं कहता हूँ कि सिर्फ कानूनी एस्पेक्ट को देखा जाए तो मॉरल एस्पेक्ट को मैं साइड पे रख देता हूँ। मेरा काम नहीं है किसी को मॉरली एवेल्यूएट करना। कानूनी तौर पर मैं समझता हूँ कि वो एक बड़ा सीरियस केस है और उसके बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। मॉरली तो ऑब्वियसली वी आर नॉट टास्किंग एनीबडी के वो तो इट इज़ देयर, उस पर तो ओपिनियंस लोगों के बनेंगे, लेकिन मुझे अजीब बात ये लगती है कि ये टेरियन जेट वाज ऑलवेज देयर, मतलब ये सालों से वही हैं, इनका केस एक अमेरिका में चल के हो भी चुका है, मान भी चुके हैं बीच में, अडॉप्ट भी कर ले गई, रहती भी किसी के साथ मतलब अभी भी कोई क्वेश्चन मार्क रहता है, अजीब व गरीब किस्म की बात है। एनीवे मूविंग ऑन, बट यू नो वो लेवरेज इतने सालों दिया गया ना, क्यों दिया गया? दैट इज द थिंग, जब किसी को कुछ नहीं दिया जाता, मतलब आई एम जस्ट थिंकिंग, आई एम सॉरी, आई विल नॉट गेट इनटू डिटेल, लेकिन इसी पोजीशन में अगर कोई खातून हो जो कि मुल्क के सबसे बड़े ओहदे पे जाके बैठने वाली हो, कोई इलेक्शन चल रहे हो और ऐसा कोई केस उसके अगेंस्ट निकला है, तो आगे जाने देंगे? मैं कहती हूँ उसको ख़त्म, उसका जिक्र नहीं होगा दोबारा। लेकिन हाउ इजीली वी लेट द मैन गेट अवे विद व्हाटएवर दे वांट, एंड आई एम सॉरी, ये सबसे बड़ी चीज़ है इस पूरे केस में। ये मिसोजिनी तो है, क्योंकि प्रोजेक्ट था ना, इंस्टॉल करना था, खैर इसलिए वो लेवरेज दिया गया। वो सारे जजेस जो हैं वो सारे ये वाला केस सुनने से माजरत करते रहे। अजीब लगता है ना कि जैसे पहली बार ये नाम सुन रहे हैं, अब बताइएगा कि गुज़श्ता कई सालों में इमरान खान के कई केसेस जो हैं वो बड़ी धीमी रफ्तार से हमने देखा कि वो आगे बढ़े, फौरी रिलीफ भी इन्हें दिया गया बहुत से मामलात में। अब इनके अपने केसेस हों या फिर निगरान सेटअप का मामला हो पंजाब के, या इलेक्शन की तारीख लेने जैसे बहुत से मामला जो खुद अदालत लेकर जाना चाह रहे हैं, इनफैक्ट जा रहे हैं, जा चुके हैं, रूटीन की रफ्तार पे केसेस आगे बढ़ रहे हैं। अब हुकूमत जो ये शिकवा करती नज़र आती है कि खान साहब अब भी लाड लें, तो किसके लाड लें, क्या कहना चाहते हैं वो? आपको लगता है कि उनके इस पॉइंट में जान है? देखिए, इमरान खान साहब को एक सपोर्ट रही है, एक फ़ैन क्लब रहा है ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर, जो कि इमरान खान साहब को मुतअद्दिद मामलात के अंदर
सपोर्ट करता रहा है। अब कहा यह जा रहा है कि वो फ़ैन क्लब एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन कुछ लोग ये भी करते हैं कि वो कहीं कहीं किसी किसी जगह पर अब भी एग्जिस्ट करता है। अब उसकी जो मैनिफेस्टेशन है वो हमारे सामने कैसे आएगी? जो अब हालात हैं, इमरान खान साहब के जो मामलात अदालतों में जा रहे हैं, उनके रिजल्ट से या उनकी स्पीड से आएगी। अगर तो केसेस अपने नॉर्मल एक कोर्स पे चलते हैं तो हमें लगेगा कि ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन अगर कोई चीज़ रुक जाती है, जैसे पहले रोक दी गई, रुकती रही और कुछ चीज़ों के अंदर हाइपर टेक्निकलिटीज़ के ऊपर उनको फ़ायदे पहुँचाए गए, तो वो अगर होगा तो फिर पता चल जाएगा कि होगा। लेकिन हैसियत काम पाकिस्तानी मैं समझता हूँ कि इस तेज़ चले आस्ता चलना कानून के मुताबिक चाहिए। थैंक यू मुनीब। थैंक यू मुनीब। और चलें, इसको तो हमने आपको अपडेट हमारे क्रिकेट कोच का यासिर अरफात का नाम आ रहा था। अब तो क्रिकेट के हलकों में मुल्की और गैर मुल्की कोचेस की पुरानी बहस एक मरतबा फिर ज़ोर शोर से आपको पता ही जारी है। और टीम डायरेक्टर के लिए मिकी आतर का नाम फाइनल होने के बाद मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं। मिसबाह उल हक, इंज़माम उल हक, शाहिद आफरीदी समेत कई लोग गैर मुल्की कोच के हक में नहीं हैं। वो भी ऐसे कोचेस जो वक्ती और बाज़ औक़ात ऑनलाइन खिदमात फराहम करें, उनके तो बिल्कुल ही हक में नहीं है, जैसे कि मिकी आतर वाले मामले में अब सामने आया है। मिसबाह उल हक तो इतने बरहम हो गए कि उन्होंने मिकी आतर को दोबारा ओहदा देने को पाकिस्तान क्रिकेट पर तमाचा करार दे डाला। बोले हम इतने नालायक हैं कि एक हाई प्रोफाइल फुल टाइम कोच भी नहीं ढूंढ सकते। शाहिद आफरीदी ने भी गैर मुल्की इंतखाब पर खुशी का इजहार नहीं किया और ऐसी बातें भी ज़ेर गर्दिश हैं कि शाहिद आफरीदी ने कमेटी से मुस्ताफ़ी होने का फैसला भी किया है। ओके, रेपरकशंस हो सकते हैं। सिकंदर वक्त हमारे साथ हैं। सिकंदर, सबसे पहले तो अपनी ओपिनियन आप दें कि ये मिकी आर्थर को इस सेटअप में पार्ट टाइम कोच ही आप समझेंगे या फिर वाकई देयर इज सम वेट इन द आर्ग्यूमेंट कि भाई फुल टाइम तो वो अवेलेबल ही नहीं होंगे, या फिर सिकू यासिर अरफात की जो अब खबरें आ रही हैं जो काफ़ी हद तक कंफर्म कर रहे हैं लोग, उसके बारे में आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? मैं भी पढ़ रहा हूँ जिस तरह आपने पढ़ा है और मुझे भी यही खबरें आ रही है। एक्चुअली मिकी आर्थर को वो कोच नहीं अपॉइंट कर रहे, उनको क्रिकेट डायरेक्टर जो है या डायरेक्टर क्रिकेट उनको अपॉइंट किया जा रहा है। वो पूरी क्रिकेट को ओवरऑल वो चेक करेंगे और उनके अंडर में जो है ना कोचेज होंगे, वो बताएंगे कि किस तरह हमने अपने चीज़ों को मूव ऑन करना है। जैसे कि मैं पिछले टेन्योर की थोड़ी सी बात करता हूँ कि जब हम वर्ल्ड कप खेल रहे थे तो हमारी सीरीज होने वाली थी इंग्लैंड से। तो अगर कोई क्रिकेट डायरेक्टर होता या कोई अच्छा मैनेजर होता, कोई अच्छा कोच होता पाकिस्तान टीम के साथ, तो वो उनको बताता, या क्रिकेट बोर्ड अगर अपने आप में होती, जो प्रीवियस क्रिकेट बोर्ड थी, जो एक क्रिकेटिंग चेयरमैन चला रहे थे, उनको अगर इतना होश होता कि भाई इंग्लैंड की सीरीज होने वाली है, हमने कैसे क्रिकेट चलानी है, कैसे पिचेस बनानी है, किसको खिलाना है, तो वो उसकी तैयारी करते। जब इंग्लैंड की टीम पहुंची, पहला मैच हुआ था, हमें एहसास हुआ कि किसी ने कोई तैयारी नहीं की थी। इसीलिए इस क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला किया कि एक डायरेक्टर क्रिकेट या क्रिकेट डायरेक्टर को अपॉइंट करेंगे। शायद डायरेक्टर क्रिकेट है उसका जो नाम है, और ताकि वो ओवरऑल क्रिकेट को लुक आफ्टर करेगा और प्लानिंग करेगा, स्ट्रेटेजीज बनाएगा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। तो एक नई चीज है ये। तो इसका इम्प्लीमेंट पहले हो चुका है शायद भारत के अंदर, जहां पर किसी को अपॉइंट किया गया था। तो ये चीज हो रही है। तो अब इसके अंदर जो है यासिर अरफात को कोच रख रहे हैं, और बाकी अगर रख रहे हैं तो मुझे नहीं पता, अभी तक कंफर्मेशन नहीं आई है, और कुछ जो फॉरेन कोचेस हैं उनको रखा जा रहा था। अब देखें, सबसे बड़ा जो सवाल उठ रहा है कि क्या फॉरेन कोचेस की जरूरत है, तो मैं ये समझता हूँ कि 100% है, 100% है। मेरा अपना एक्सपीरियंस मैं आपको बयान कर सकता हूं। मैं जो हूं 2003 वर्ल्ड कप से पहले 2000 से 2003 वर्ल्ड कप तक पाकिस्तान टीम के साथ एक असिस्टेंट कोच था। मेरा जो कोच था, मेरे ऊपर जो था बंदा, वो था नाम ही एकदम से जहन से निकल गया। वो बंदा जो था, उसने एक इंटरनेशनल क्रिकेट मैच नहीं खेला था। अब मगर सब उसकी बात suनते थे। अगर मैं कोई चीज जिससे मैंने 26 टेस्ट मैचेस खेले हुए थे, क्योंकि वो फॉरेन था। सॉरी, वो फॉरेन था आपके ऊपर? हाँ, वो फॉरेनर था यार, एकदम से नाम मेरे जहन से निकल गया। चलें। वो फॉरेनर था, साउथ अफ्रीकन था, एक वनडे इंटरनेशनल मैच नहीं खेला हुआ था। मैंने 26 टेस्ट मैच खेले थे। मैंने एक दफा एक प्लेयर को कुछ बताने की कोशिश की तो उसने मुझे टोक दिया, ये कह के टोक दिया कि आपने तो भी 26 टेस्ट मैच खेले, मैं तो 40 खेल चुका हूँ, आप मुझे बताओगे। मैं ये कसम हल्फिया बयान करके कह सकता हूँ कि ये मुझसे कहा गया था। ये लड़कों की अप्रोच होती है। आप समझते हैं कि कोई क्रिकेटर जाके बाबर आजम, रिजवान, शादाब, शाहीन अफरीदी क्या इनको कुछ बताएगा?
ये इनको बताने जाते हैं तो वो उसके ऊपर जो है वो अच्छा तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि कोई ऐसा हो ऊपर कोच जो ऐसी टक्कर का हो कि उसकी सुनी भी जाए, मतलब दैट्स व्हाट यू सेइंग? नहीं, फॉरेन कोच के साथ ये लोग सही रहते हैं। अच्छा, वो अंग्रेज होता है ना, उससे वो डरते हैं। और हालांकि अभी आप मिकी आर्थर का मैं प्रोफाइल देख रहा था कि उसने एक इंटरनेशनल मैच नहीं खेला, एक इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है, मगर वो एक अच्छा मैन मैनेजमेंट का बंदा है। देखिए हमारे यहाँ बहुत सारे कोचेज आए, हमारे यहाँ मियादाद भी कोच बने, हमारे यहाँ वकार यूनुस भी बने, हमारे यहाँ सकलैन भी बन गए, यूसुफ भी बन गए, मगर वो हैंडल नहीं कर सके। मैं एक प्लेयर का नाम लिए बगैर बताता हूँ, जब मेरे साथ वो टीवी पे काम कर रहे थे जियो पे, तो उन्होंने कहा कि सिकू मैं हर नमाज में दुआ करता हूँ कि यादा मुझे कभी पीसीबी की नौकरी ना करनी पड़े। मैंने कहा क्यों यार, आपने तो इतना लंबा काम किया है। कह लेंगे वहाँ पे इतनी मुश्किलात हैं, इतने प्रेशर होते हैं कि मैं तो हर नमाज में दुआ करता हूँ कि मुझे कभी अल्लाह मियां ऐसी नौबत ना देकर आए कि मुझे पीसीबी में काम करना पड़े। तो ये हमारे जो लड़के हैं और जो कोचेस हैं उन पे इतना प्रेशर आ जाता है। जो लड़का अच्छा से कोई यासर की बात कर लेते हैं अब, चूंकि अगर अब उनका नाम आ ही रहा है कि वो मिकी तो डायरेक्टर होंगे, तो यासर अरफात हेड कोच होंगे। लोगों को शायद नहीं पता वो कोचिंग के अपने जो लेवल्स होते हैं, कोर्सेज वगैरह वो भी कर चुके हैं। काउंटी के साथ इंग्लैंड में उन्होंने काफ़ी वक्त गुजारा है, काफ़ी अरसे एसोसिएटेड रहे हैं। सो डू यू थिंक कि ही कैन प्रूव हिमसेल्फ टू बी अ गुड ऑप्शन? देखिए अभी जो सिटी साहब की नई रिजीम आई है, उनका ये हक है, उनके पास ये ऑप्शन है और उनको ये जायज़ है कि वो अपनी मर्जी के लोग लेके आए। जिस ज़माने में मिकी आर्थर पहले थे, पाकिस्तान नंबर 1 भी बना और वो चैंपियंस ट्रॉफी भी जीता, उनकी एक पोजीशन अच्छी थी, वो एक कंफर्ट लेवल है। तो हो सकता है सिटी साहब इसलिए उस कंफर्ट लेवल की वजह से उनको लेके आना चाहते हैं। मगर एक अजीब सी बात होगी कि क्रिकेट डायरेक्टर जब डर्बीशायर से वो काउंटी से कोचिंग कर रहे होंगे, वो रिलीज नहीं हो रहे, वो वहां से बैठ के इंटरनेट के ऊपर सारी चीजें बताएंगे या वो आकर जो है बातें कर लड़कों से बात कर लेंगे, तो वो चीज एक नहीं होगी। अभी तक दुनिया में ये एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ है कि एक कोच कहीं और बैठ के लड़कों को जो है, या कोच नहीं, क्रिकेट डायरेक्टर वहां से बैठ के इंस्ट्रक्शंस देगा और टीम खेल रही है। वो फिजिकली वहां खड़े होकर अपनी आंखों से किसी मतलब बेसिकली वो डिस्टेंट, जैसे डिस्टेंट लर्निंग वगैरह होती है, तो ये डिस्टेंट कोचिंग होगी इन अ सेंस। हाँ, जैसे जूम के ऊपर आपकी बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही होगा। अच्छा सिकंदर, सिलेक्शन कमेटी का भी बताएं। अब शाहिद आफरीदी भी इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इट एनी मोर, और बल्कि उनको तो लगता है कि इसलिए भी छोड़ा है बिकॉज गैर मुल्की कोच आ रहा था ऊपर से। मतलब ये थोड़ी सी टेंशन भी चल रही है, तो ये किस तरह रिजॉल्व होगी? ये देखिए अफरीदी ने तो पहले ही कह दिया था ना कि मैं 2 महीने के लिए हूँ, मैं थोड़ी दिनों के लिए हूँ, उसके बाद मैं कोचिंग नहीं करूँगा, सॉरी सिलेक्शन कमेटी में मैं नहीं रहूँगा। उन्होंने ये बात पहले ही कह दी थी, तो वो तो एक चैप्टर निकाल देना, उन्होंने पहले ही मना किया हुआ था कि मैं नहीं आऊँगा। मगर देखिए जो सिलेक्शन होती है ना, सिलेक्शन कमेटी में जो लड़के हैं वो सारे क्रिकेटर्स हैं, वो सब अच्छे लड़के को सिलेक्ट कर सकते हैं। मगर जो असल चीज सिलेक्शन में होती है वो होती है सिंसेरिटी और ऑनेस्टी, कि आप लड़के को सिंसियरली और ऑनेस्टली आप उसको सेलेक्ट करें। अगर आप नहीं कर सकते तो फिर आप चाहे दुनिया के कितने बड़े प्लेयर क्यों ना हो, कितने बड़े प्लेयर क्यों ना, कितना बड़ा नाम है, तो फिर कोई फायदा नहीं हुआ। अगर आपने सिफारिश बर्दाश्त नहीं कर सकते, किसी ने ऊपर से फोन कर दिया, MNA MP ने, मुझे फोन आए थे, मैं 2.5 महीने के लिए कोच था, मुझे फोन आ रहे थे, इस लड़के को ले लो, उसको ले लो, कोई ऑफिशियल की वाइफ तक फोन कर रही थी। मगर आपने अगर बर्दाश्त कर सकते हो, आप पूछ लीजिएगा। मैं गवाह, मेरे साथ 2 बैठे हुए थे सेलेक्टर्स, जो मैं लड़ रहा था वहां बैठा हुआ कि भाई मैं नहीं लूंगा। तो मगर लोग यहाँ तो बेगमात फोन कर देती हैं बड़े ऑफिशियल्स की कि आप इस बच्चे को ले, तो ये अगर वो बर्दाश्त कर सकता है तो ही कैन बी अ गुड सेलेक्टर। अदरवाइज अगर वो प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर सकता तो फिर उसको आना ही नहीं चाहिए इस जॉब में, इसलिए कि इस जॉब में प्रेशर बहुत ज्यादा आएगा। तो असल चीज सिंसेरिटी है, ऑनेस्टी है, एंड यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग पर्सन, कि वहां जाकर आप जो है वो उसका मुकाबला चलें सकूं। वो तो देखते हैं कि कौन सिंसेरिटी के साथ। खास तौर पे अब्दुल्ला, आखिरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट सिलेक्शन होती है वो जूनियर्स की होती है, इसलिए कि वो हमारा ग्रास रूट है, उधर से अच्छे लड़के हमने निकालने होते हैं। उधर तगड़ा बंदा होना बहुत जरूरी है। मुझे नहीं पता उमर अकमल कितना तगड़ा है, यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। कमरान, अच्छा सिकंदर हमारे साथ ही हैं। सिकंदर ने एक और क्वेटा में जी, हाँ PSL के हवाले से, क्योंकि एक्साइटमेंट बढ़ी है शो का, आज हमने आगाज़ भी इसी तरह किया। वी आर ऑल वेटिंग फॉर PSL टू कमेंस। अब कल परसों एक नुमाइशी मैच भी खेला जा रहा है कोयटा में, और एक साइड की क़यादत कल नहीं है, परसों ही है। हाँ। तो मैंने परसों कहा
Did I not say परसों? अच्छा चले मेरी बात सुने। Anyway, कहने का मतलब है, you think क्रिकेट जो है वो अब कोयटा भी इन्वॉल्व होगा into आपको पता है मोहम्मद हफीज कमेंट्री भी करेंगे इस दफा, पहली दफा करने लगे। अच्छा चलें बताएं। नहीं बिल्कुल होनी चाहिए ना, व्हाई नॉट। कोयटा इट्स एन इम्पोर्टेंट सिटी, पिशावर है, कोयटा है, फैसलाबाद है, इन सब जगह पे, सियालकोट पे ग्राउंड है हमारे, गुजरात भाई अब तो गवादर का इतना गवादर को भी यूटिलाइज करना चाहिए, मतलब इतनी खूबसूरत स्टनिंग लोकेशन है। जी देखिए, मेरे बच्चों का जो है ननियाल है कोयटा, कोयटा जो है मेरे बच्चों का ननियाल है। मैं तो मेरी आपका तो ससुराल भी कह सकते थे, लेकिन बच्चों का ननियाल बना दिया आपने। हाँ, मेरी मतलब मेरी जो फर्स्ट वाइफ है वो शी इज फ्रॉम कोयटा, शी इज अ बलोच, तो मेरी तो शादी कोयटा में हुई है, तो मैं तो वैसे ही सपोर्ट करता हूँ कोयटा को कि वहाँ होना चाहिए यार, इतना अच्छा ग्राउंड है, सब कुछ है वहाँ पर, हर चीज मौजूद है, तो व्हाई नॉट। फैंस हैं तो हमें हर जगह पे क्रिकेट मैचेस कराने चाहिए। और कोयटा के देखें ना, अगर आप, मैं तो चीफ मिनिस्टर अब्दुल्ला शाह साहब से भी कहूंगा कि एक ग्राउंड बना दें सिंध के अंदर, सिर्फ एक ग्राउंड इंटरनेशनल लेवल का जहाँ पे PSL के मैचेस हों। आप नया स्टेडियम की हालत देख लें, आप हर जगह देख लें, ये मेरी रिक्वेस्ट है अब्दुल्ला शाह साहब से, वो खुद क्रिकेट खेलते हैं। एक इंटीरियर सिंध में एक ग्राउंड नहीं है सर, एक ग्राउंड, ये बहुत बड़ा जुल्म है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा अब्दुल्ला शाह साहब से, सर आप प्लीज एक ग्राउंड बना दें, वहां पर कुछ ना करें, एक लाड़काना में बना दें, आप किसी सक्कर में बना दें एक क्रिकेट ग्राउंड, जहां पर एक इंटरनेशनल मैचेस होते रहे, ताकि सिंध की आवाम भी वो मैचेस देख सके। ये मेरी रिक्वेस्ट है। That's a very good suggestion. Okay. इस पे काम करा। प्लीज बुरा ना मनाए इस बात को, मैं पैदा कराची में हुआ, सिंध में हुआ हूँ, यहीं मरूंगा मैं, मगर ये कि एक ग्राउंड का तो सिंध के लोग डिजर्व करते हैं। एक नहीं, बिल्कुल जायज बात है। मेरा ख्याल है कि सिको आपको तो पर्सनली कोशिश करनी चाहिए इस सिलसिले में। यहाँ पे मैं कैसे पर्सनली यार, मैं सिकंदर थैंक यू फॉर बीइंग, मैं शाहिद अफरीदी हूँ कि मैं नहीं आप लोगों से मिले, आप शाहिद अफरीदी से मिलके कोशिश कर रहे हैं। नो बट दैट्स अ ग्रेट आइडिया। कहने का मतलब ये है कि लाइक माइंडेड लोग भी मिल सकते हैं और समथिंग कैन कम अबाउट। आप लोग की आवाज़ सुनी जाएगी, हमें उम्मीद है पूरी इस बात की। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सिकंदर, हैव अ ग्रेट डे। और देखा आपने कैसे ट्विस्ट करते हैं इस बात को, बच्चों का ननियाल है, मेरा ससुराल नहीं है, बच्चों का ननियाल है। 6 महीने बाद अगर ये साबित हुआ कि वो तज़ीक नहीं तनकीद थी, तो वो बाहर आ जाएगा, वो बाहर आ जाएगा। सॉरी भी नहीं, बल्कि तो बस ऐसा तो हो जाता होता है, बैड लक। सो आपकी हालत क्या हो गई 6 दिन में, और यकीनन आपके लिए बहुत मुश्किल वक्त होगा। आपकी फैमिली को अल्लाह करे कि कभी किसी मुश्किल से ना गुजरना पड़े, लेकिन जब दूसरों के मामलात की बात हो तो कितना कैजुअली इंसान कह दे, He just threw it out there, कि कितना कैजुअल एटीट्यूड होता है दूसरों के हकूक़ की बात करते हुए। जब अपने पे बीतती है तो शायद पता लगता है, बट ये तो सियासतदान है, कानूनदान है, इन्हें तो पता होना चाहिए था तब भी कि क्या हुआ, वो बाहर आ जाएगा। इसका मतलब ये थोड़ी है कि कानून को ख़त्म कर दिया जाए। 12-12 साल भी तो लोग कैद रहते हैं, उसके बाद बरी हो जाते हैं। और ये मतलब जस्टिफिकेशन है उस बात की। कहने का मतलब ये है, फॉर ऑल आवर सिंपैथी विद हिम, कि अभी क्या हुआ, दिस इज़ व्हाट ही यूज्ड टू से। तो इंसान थोड़ा सा सोचने में मजबूर हो जाता है ना कि मतलब ये क्या। अब देखें, अब आपको 6 दिन में पता चल गया, आप 6 महीने की बातें कर रहे थे। 6 दिन में तन्हाई भी महसूस कर ली, रो भी दिए और बच्चों को भी मिस कर लिया। लेकिन क्या हुआ अगर कोई दूसरा, उस वक्त हम सजेस्ट कर रहे थे कि 6 महीने अंदर भी रहा और उसके बाद उस पर कुछ साबित ना हो सका। 6 महीने अंदर तो रखा ना हमने, और उसके बाद ये कैजुअल एटीट्यूड दूसरों के लिए कानून तजवीज़ करते हुए और सोशल मीडिया पर अपनी ब्रिगेड से ना रुकने वाला ट्रोलिंग का सिलसिला जो ये शुरू कराते थे, और कहने दीजिए कि ये लोग उसको हलाशेरी देते थे, ये उसको लीड करते थे, और एडिटेड वर्जन्स ऑफ डिफरेंट इंटरव्यूज़, पर्टिकुलरली फवाद चौधरी के इंटरव्यूज़ आपको पता ही है, और उसको फिर वो लगाया जाता था एडिट कर करके, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि क्योंकि इंटरव्यूज़ वगैरह ना तो लाइव चल ही रहे होते हैं, तो जब वो सोशल मीडिया पे एडिट होके चलें तो आपको फ़ौरन पता चल जाता है कि लो जी, इसमें तो सब कुछ ही चेंज किया हुआ है और मीनिंग भी चेंज कर दिया। बट एनीवे, ही इज़ यूज्ड टू डूइंग दैट। ऑल सिंपैथीज विद हिम स्टिल फॉर व्हाट हैपेंड। लेकिन अब कुछ सोच लें, मतलब अब तो आपकी नज़रों की चीज़ आके खड़ी हो गई है कि कितने कैजुअली यू थ्रो थिंग्स अराउंड, किसी और में वक़्त ना हो। जिसमें आप लीडर हुए वो तो सबने देख ही लिया होगा ना। ये ज़रा बस कुछ नहीं कहेंगे, ये ज़रा दोबारा दिखाना चाहते हैं कि ये क्या कहते थे। I guess this is self-explanatory. अच्छा, okay, we are going to talk about a sport जो कि would you believe हमें भी नहीं पता था कि पाकिस्तान में खेली जाती है। हमने देखी हुई है ये स्पोर्ट, और वो भी ख़ासतौर पे हॉलीवुड फिल्म्स और इस किस्म की। हम बात कर रहे हैं बेसबॉल की।
इट्स अ वेरी पॉपुलर स्पोर्ट इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन माशाल्लाह ना सिर्फ के पाकिस्तान में खेली जा रही है, पाकिस्तान चैंपियनशिप्स भी जीत रहा है। तो ये हमने बात करनी है आज। बताते हैं हम आपको ये है कि बेसबॉल दुनिया के ऑब्वियसली मकबूल तरीन खेलों में से एक है। देखने में क्रिकेट से मिलता जुलता है, इसलिए चांस है कि पाकिस्तान में इसका टैलेंट काफ़ी मिल जाए। इसकी झलक नज़र आई है एक्चुअली हमें 15वें वेस्ट एशिया कप में, जहां पाकिस्तान चैंपियन बन गया है और पाकिस्तान ने फाइनल में फ़लस्तीन को शिकस्त दी। इसके साथ ही पाकिस्तान ने एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है और अब टीम बराह रास्त बेसबॉल वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाइंग राउंड खेल सकेगी। और यही नहीं है, टीम ने कौम के लिए एक और गिफ्ट ये भी दिया है कि फाइनल के बाद एक दोस्ताना मैच में भारत को भी मात देती है, शिकस्त देती है। मज़ा ही आ गया। मतलब ना सिर्फ कि हमें इंट्रोडक्शन हुई एक स्पोर्ट की, ये भी पता चला कि वो खेली जा रही थी, उसमें हम चैंपियन भी बन गए और इंडिया को भी हरा चुके हैं। और हमें ज्वाइन किया इसके बारे में बात करने के लिए मोहम्मद खावर, जो कि मेंबर भी है नेशनल बेसबॉल टीम के, वाइस कैप्टन भी हैं और 7 साल की उम्र से बेसबॉल खेल रहे हैं। खावर, वेलकम, मुबारक बहुत बहुत आपको। क्या हाल है? बहुत शुक्रिया आपका, मैं ठीक, आपसे? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा खावर, प्लीज़ टेल अस, जब कोई पाकिस्तान में और मतलब क्रिकेट के अलावा कम ही सोचते हैं किसी और स्पोर्ट का, तो आप कैसे बेसबॉल खेल रहे थे इतने अरसे से? मेरे फादर सईद खावर शाह, वो उन्होंने ना इंट्रोड्यूस करवाई थी पाकिस्तान 1992 में, तो उन्हीं को देख के शौक बढ़ा है और फिर तब से खेलना शुरू किया। तो फिर अब ये कोई क्लब है जो आपने ज्वाइन किया, कोई फैसिलिटी है या स्कूल कॉलेज से आपने सिलसिला शुरू किया? क्योंकि हमारे स्कूल कॉलेज में तो बेसबॉल होती नहीं थी यार। नहीं, जब टीम पहली दफ़ा बनी ना, तो मैं बहुत छोटा था, तो उन्हीं के साथ ही मुझे शौक़ पड़ा था, तो उन्हीं के साथ मैं ट्रेनिंग करता रहा, तो इस तरह मैं बड़ा होकर प्लेयर बन गया मैं। अच्छा, ये टीम भी पूरी बन गई और उसने माशाल्लाह ये वाली चैम्पियनशिप जिसको जीत भी लिया, उसके आगे लिए क्वालिफाई भी कर लिया, वेस्ट एशियन चैम्पियनशिप। ये कब से आप लोग कैंप कर रहे थे, कितनी मेहनत इसमें दरकार होती है? इसके हमारे पास प्रॉपर कोचेस मौजूद हैं, ज़रा टीम के बारे में तो बताएं। ये हमारा जो कैंप था वो स्पोर्ट्स बोर्ड ने लगाया था, 1 महीने का लगा था, और कोचेस हमारे जो है वो लोकल ही पाकिस्तान के, जो बाकी टीमों से श्रीलंका से, इंडिया से, बांग्लादेश से आए थे, वो जापानी कोच थे, यूएस से कोचेस आए थे उनके थे, लेकिन हमारी साइड से लोकल कोचेस थे, क्योंकि जो फैसिलिटेट है गवर्नमेंट वो हमें सपोर्ट नहीं करती। हाँ जी, कितनी टीमें थी इस चैंपियनशिप में जिसमें हम चैंपियन बने? हमें मिला के 7 टीमें थी। That is great। और जिनके इंटरनेशनल कोचेस भी थे। अच्छा बताएं, जब आप पाकिस्तान में प्रैक्टिस कर रहे थे, ऑब्वियसली एक चैंपियनशिप के लिए आप जा रहे हैं, तो पाकिस्तान में प्रैक्टिस के लिए भी आपके पास इतने प्लेयर्स थे कि 2 टीमें एटलीस्ट बन जाएं और आपस में तो मुकाबला कर सकें ना, और फिर जाके आगे खेलेंगे? इतने प्लेयर्स हैं पाकिस्तान में, लेकिन जो स्पोर्ट्स बोर्ड है ना, उन्होंने हमें कैंप 26 प्लेयर्स का दिया था। ओके, व्हाट डज दैट मीन? जिसमें से हमें 24 का स्क्वाड निकालना था, तो इसलिए बहुत मुश्किल हो गया था कि ना सारे प्लेयर्स को बुला के 2 टीमों से खिलवाया जाए। तो आपके पास ये जो लड़के हैं आपकी टीम में, आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू नो, ये आप तो हमें इस्लामाबाद से बात कर रहे हैं, ये इस्लामाबाद और अतराफ़ से हैं, मुल्क के दीगर हिस्सों से भी लोग आते हैं, लोगों को पता है कि इस तरह से बेसबॉल भी होती है? हाँ जी, हमारी जो टीम में जो बहुत से ना लोगों से जगह से आए हैं, कुछ गुजरावाला से हैं, कुछ फाटा से आए हैं, कुछ KPK से आए हैं। वंडरफुल। पूरे पाकिस्तान के हिस्से से ना एक प्लेयर लाजमी है यहाँ पे। थोड़ा सा इन अ नटशेल बता सकते हैं गेम किस तरह खेली जाती है खबर, क्योंकि बहुत से लोग हमें देख रहे हैं इस वक्त, शायद पहली बार सुन रहे हो कि क्या स्पोर्ट है। ये 9 इनिंग की गेम्स होती है, और एक कैचर होता है जिस तरह क्रिकेट में विकेट कीपर होता है, और पिचर होता है जिस तरह बॉलर होता है। 3 स्ट्राइक्स होती हैं, अगर वो 3 स्ट्राइक्स हो जाएं एक जोन के अंदर तो बंदा आउट हो जाता है, और एक इनिंग में 3 आउट होते हैं, फिर इनिंग चेंज हो जाती है, फिर दूसरों की बारी है, जो दूसरी टीम होती है वो फिर वो बारी करती है। अच्छा देयर इज अ लॉट सिमिलरिटी टू क्रिकेट एज वेल। अच्छा, अब आप लोग अगली चैंपियनशिप के लिए, एशियन चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर गए हैं, 7 टीमों को हराकर यहाँ वेस्ट एशिया चैंपियन बने हैं पाकिस्तान का। इसका मतलब है मुस्तकबिल बड़ा रोशन है बेसबॉल में, नेचुरल टैलेंट हमारे यहाँ, चूँकि क्रिकेटिंग टैलेंट है इसलिए हम बेसबॉल में भी काफ़ी आगे जा सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक खावर? सर, मुझे लगता है कि हम क्रिकेट से भी आगे जा सकते हैं अगर हमें थोड़ी सी फैसिलिटेट मिले गवर्नमेंट की तरफ से। वाह, और क्या ख्वाब है एक बेसबॉल प्लेयर का या टीम का, क्या ख्वाब होता है, कहाँ जाकर खेलना?
क्योंकि हम तो अमेरिका से ही ज़्यादातर एसोसिएट करते हैं इस खेल को। अभी हम रिसेंटली वर्ल्ड बेसबॉल क्लासिक क्वालिफायर्स खेल के आए, ये वर्ल्ड कप की तरह होता है, तो वो उनका लेवल और हमारा लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है क्योंकि वो प्रोफेशनल खेलते हैं, उनको प्रोफेशनल गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, सारी ट्रेनिंग उनकी प्रोफेशनल होती है। तो हमारा तो यही है कि हम वर्ल्ड कप खेलें। आप कहाँ खेल के आए हो ये वर्ल्ड कप? ये पनामा में। पनामा में खेल के आए हैं, वंडरफुल। चले पनामा से कुछ और भी एसोसिएट हुआ। अच्छा बताएं कि एशियन गेम्स में जो टीमें होंगी जापान और मतलब बड़ी टफ टीमें हमें लग रहा है, तो ये किस तरह फिर कंपटीशन चलता है? टफ तो होती हैं और जो एशिया की टॉप 3 टीम्स हैं वही वर्ल्ड की टॉप 3 टीम्स हैं और जो और ये सब कुछ हम इतना पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो इसी वजह से जो हमारे प्रेसिडेंट है सईद फ़खर अली शाह, वो इतनी मेहनत करते हैं हमारे पे, तो इसलिए हम इतने आगे बढ़ रहे हैं, वरना ये पॉसिबल नहीं था। अच्छा, अब आगे के लिए हम बराह रास्त बेसबॉल वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाइंग राउंड खेल रहे होंगे, तो उसके लिए आपकी क्या तैयारी है? आपको कोई सपोर्ट दरकार है तो वो आप यहाँ चूँकि मौजूद हैं और बहुत से लोगों को शायद इससे पहले नहीं इदराक होगा कि हमारी एक नेशनल बेसबॉल टीम भी है, क्या कहना चाहेंगे? सपोर्ट हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी नहीं है। देयर इज़ ओनली वन मैन, सईद फ़खर अली शाह, जो हमारे प्रेसिडेंट है, वही अपनी जेब से पता नहीं किसा करके वो हमें भेजते हैं, वही ट्रेनिंग कैंप लगवाते हैं, वही सब कुछ करते हैं। वो अगर भी ना होते तो लिटरली अभी हम टूर्नामेंट भी ना खेल रहे होते। खबर ये सिर्फ बेसबॉल के साथ ये ट्रेजेडी नहीं है, ये पाकिस्तान में माशाल्लाह हर स्पोर्ट के साथ यही है, बिकॉज ये हम इतनी बार सुन चुके हैं इस फोरम पे बाय ऑल द विनर्स एंड द चैंपियंस who come on the shore, वो आके यही कहते हैं कि हमने अपने बलबूते पे किया है। Talking about champions, जरा ट्रॉफी भी साथ साथ दिखा दें आपके पास और आगे के लिए भी बता दें कि क्या तैयारी है और कितने पुरुम्मीद हैं वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने में या एशियन टाइटल जीतने में। देखिए, अगर हम अपने बलबूते में जिस तरह फ़खर अली शाह खुद करेंगे, उनको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी उनको, तो मुझे नहीं लगता कि हम ज़्यादा हाई लेवल में जा सकते हैं। आगे कोशिश पूरी है लेकिन मुझे नहीं लगता टू बी रियलिटी। लेकिन तो अगर किसी सपोर्ट में आपको क्या चाहिए? आपको फॉरेन कोचेस चाहिए, आपको प्रॉपर फैसिलिटी चाहिए, एज इन वेन्यू चाहिए और लोगों को अफोर्ड कर सके ये टू बी एबल टू ट्रैवल, वीजास एंड एवरीथिंग, ये वाली सपोर्ट दरकार है। देखिए, रिक्वायरमेंट बहुत सिंपल सी हमारी कि हमें कैंप दे दें, स्पोर्ट्स बोर्ड हमें कैंप दे दें, हम 1-2 महीने का कैंप कर लें, बाकी सब कुछ हम खुद ही कर लेंगे। हमें कोचेस मंगवा दें, हमें कैंप दे दें, बाकी रिजल्ट हम मतलब लिटरली खबर आई वांट टू रीइटरेट हियर कि आप जो मांग भी रहे हैं वो बेयर मिनिमम है, वरना तो जो चैंपियनशिप जीत के आ गया हो ऑफ अ स्पोर्ट विच इज़ नॉट वेरी पॉपुलर इन पाकिस्तान, लोग जानते नहीं हैं, उसको तो बहुत उठाना चाहिए और प्रमोट करना चाहिए। खबर ट्रॉफी लाएं आप साथ, अभी आपके साथ पास है? हाँ जी, साथ ट्रॉफी है, दिखा दो जरा यार, ये रखी भी आपने। ओह नाइस वन, जबरदस्त। ये ट्रॉफी फेमिलियर लग रही है, किसी और ट्रॉफी से मिलती है। वर्ल्ड कप की ट्रॉफी थी ऐसी, फुटबॉल की ऐसी ये बेसबॉल बनी हुई ऊपर। हाँ, ऊपर बेसबॉल बनी हुई ऐसी। क्रिकेट वर्ल्ड कप की भी ऐसी एक क्रिकेट वर्ल्ड कप नहीं, फीफा की कैसी थी वो भी तो गोल्डन, तो एक ही होती है गोल्डन। हाँ, तो गोल्डन वाली वो इसी का तरह नहीं है? नहीं, वो ऐसी नहीं मेरा ख्याल है। ओह वेल, खबर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग वंडरफुल खबर, कांग्रेचुलेशंस टू यू, योर टीम एंड शाह साहब, जिनका आप बार-बार जिक्र कर रहे हैं, उनकी काविशों का शुक्रिया कि आप सब लोग हमारे मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं विदाउट एनी सपोर्ट। और हमारी कोशिश ये होगी पाकिस्तान स्पोर्ट के ऑफिशियल्स में से कोई भी सीनियर या जूनियर कोई भी देख रहा है तो प्लीज़ ज़रा इन बच्चों से रब्ता करें, अटेंशन दें, देखें ज़रा, नया स्पोर्ट है और बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसको भी आगे लेके जाया जा सकता है। मोहम्मद खबर, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, देयर यू गो। अच्छा, एक खबर क्या, ये आपने वायरल वीडियो है, आपने देखी ली होगी अब तक कि ट्रैफिक खड़ी हुई है, जैम हुई है और एक खातून जो है वो सिर्फ बहस नहीं, मतलब लिटरली फिजिकली असॉल्ट कर रही हैं पुलिस को, ट्रैफिक पुलिस को। ये ले ली सामने आ भी गया और थप्पड़ लगा रही हैं, थप्पड़ मार रही हैं, धक्के दे रही हैं, थप्पड़ लगा रही हैं। क्या हुआ था इधर? कोई बारिश कुछ भी, मेरा ख्याल है फैंसी नंबर प्लेट और काले शीशों पर रोका था, जो कि रोक ही लेते हैं। एक तो आप गलती पर हैं
आप जुर्माना दें, नहीं देना तो आप माफ़ी मांग लें। एट टाइम्स इतने अच्छे पुलिस वाले होते मांग लें तो आपने ऐसे कहा कि जैसे हमारे यहाँ बड़ा आसान है माफ़ी मांगना। माफ़ी तो नहीं मांगते ये लोग। इसमें क्या बड़ी बात है? आप अपॉलॉजी कर लें और कह दें कि भाई हम ये अभी आप खड़े खड़े या तो स्टिकर उतार दें हमारे शीशों से या हमारे नंबर प्लेट जाके चेंज करा लेंगे। और ये इतना अच्छा स्टाफ होता है कि दे लेट गो ऑफ इट। वो लेट गो नजर आ रहा है। अब इन सारों को नहीं पता, ऑब्वियसली खातून को भी पता होता कि मेरी अगर वीडियो बन रही है तो वो भी शायद कुछ शर्म खा जाती, बट नजर आ रहा है कि वो आदमी कुछ नहीं कर रहा। वो मतलब बुजुर्ग टाइप ही ट्रैफिक कॉप है। आई वांट टू नो कि कहाँ आप लोगों की कहाँ तरबियत होती है ऐसी खवातीन की, ऐसे लोगों के कि आप भरी महफिल में अपनी गलती पे ट्रैफिक में खड़े हुए चपेड़े लगा रहे हैं, थप्पड़ लगा रहे हैं। Where do you come from? क्योंकि ये प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड नहीं, ये प्रिविलेज से ज्यादा ये बदतमीज बैकग्राउंड है। हम इनको प्रिविलेज नहीं आप कहेंगे, ये बदतमीज लोग हैं। तड़ियां लगा रही थी कि मेरा भाई जो है वो फलां ढमका है, ठीक है। शर्म नहीं आती? शर्म से डूब मरना चाहिए। कोई ऐसी बात आला सरकारी अफसर है और वो मैं उसको अभी बुलाती हूँ और शायद वो पता नहीं कॉल शॉल भी आई कोई और सारा मामला वहां से भी परसू किया गया। और मैं एक बात बताऊं, वो भाई भी शर्मिंदा होगा वैसे आज। उसके बाद एग्जैक्टली मैं तो कहती हूँ ही शुड नॉट इवन बैक यू अप ऑन दिस। इतनी बदतमीजी पे तो उसको आपको मुंह मोड़ लेना चाहिए अपना। अच्छा, साथ माशाल्लाह आप तो बदतमीज हैं ही हैं, साथ जो ड्राइवर बैठा हुआ है गाड़ी में वो लिटरली टकरे मार रहा है लोगों को क्योंकि वो उसको जगह क्लियर करनी है कि निकलो। पता इतनी अखीर बदतमीजी पूरी दुनिया अब आपको देख के माशाल्लाह जो अलकाबात से आपको नवाजेगी ना, वो तो हो ही रहा है, सोशल मीडिया पे आपने देख लिया होगा। लेकिन तरबियत, मतलब जब ऐसी वीडियो सामने आती हैं तो एक बात दोबारा से घूमती है हमारे दिमागों में कि ये क्या तरबियत हो रही है कि ये खातून भी कोई टीनेजर लड़की नहीं है, इसके भी डेफिनेटली कोई बच्चे शच्चे होंगे। मतलब तो उनको क्या सिखा रही स्टेज में जहां आप दूसरों की आई एम श्योर तरबियत कर चुकी होंगी या कर रही होंगी, तो बहुत से सवाल मतलब कल को आपके बच्चों की शादी भी होनी होगी तो ये इस औरत के बच्चों को देंगे रिश्ता। इट कैन गो रियली एक्सट्रीम। दिस इज बदतमीज। मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ा था क्योंकि हम खवातीन के लिए इतना यहाँ उनके हकूक के लिए नो वेट अ सेकंड। इमरान खान लगी जो कहती हैं इनके बच्चों को कोई रिश्ता नहीं। अब्दुल्ला, खवातीन से एक तो मेरी ये एक्सपेक्टेशन नहीं होती। बात रह गई एंड वी हैव टू गो। सी यू इंशाल्लाह ऑन मंडे। समझ गए हैं ना आप लोग?